सो आज हम देखने वाले हैं लॉ एंड इथिक्स यानी फार्मेसी लॉ इन इथिक्स पेपर सॉल्यूशन 2023। इसके पहले लॉ एंड इथिक्स का पेपर सॉल्यूशन ठीक है 2024 का करा दिया गया। मतलब 2024 के जितने भी आपके सिलेबस में हैं ठीक है, चाहे हॉस्पिटल हो, कोलोजी, फार्माकोथेरेपी कमेटी हॉस्पिटल और ये लॉ इथिक्स कुछ भी सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में ठीक है करा दिए हैं। ठीक है, आप अपने प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स पेपर सॉल्यूशन सभी को गुड मॉर्निंग ब्रदर। ठीक है, तो ये पेपर कब का है ध्यान से आपको बता देते हैं। ये पेपर देखिए 19/7/2023 का है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, थंबनेल में भी देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है, तो ये कब हुआ था 19/7/2023 मतलब 2023 में जो पेपर हुआ था जुलाई में हुआ था और 2024 में पेपर हुआ था जून में हुआ था। अब इस बार भी आपका जून ही 9 से जून से स्टार्ट हो रहा पेपर। तो अपनी जारी को एकदम से तैयारी को एकदम से ज़बरदस्त बनाए रखिए। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले हमें आपको बता देते हैं कोड की बात है। 26/011 आपका कोड है। सभी को गुड मॉर्निंग ब्रदर। ठीक है, फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स दिया गया है। ठीक, अब ये मेन मुद्दे सब जानते हैं, सीधे हम अपने मेन मुद्दे पर हम आते हैं। ठीक है, इसके भी हर एक पेपर की तरह कितने 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। अब पार्ट ए में देखा जाए तो टोटल कितने क्वेश्चन रहते हैं, 7 क्वेश्चन रहते हैं, बट किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता है। ठीक है, अटेम्प्ट करना रहता। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया, और याद रखना हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है, 5 नंबर का। तो 6 बच्चे 30 नंबर यहाँ से मिल जाता है। क्या लिख रखा है, सबसे पहला क्वेश्चन लॉन्ग है, लिखा राइट ए नोट ऑन द ठीक ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। मतलब एक आपको मान लेते हैं नोट लिखना रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट एक्चुअल में कैसे बनते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या चीज़ हमारे पास होना चाहिए जिससे हम रजिस्टर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन कर रखें। रजिस्ट्रेशन देखिए साफ साफ लिखा रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्ट्रेशन तो आपको करना पड़ेगा। जैसे अब कब होंगे, देखिए आप जब सेकेंड ईयर पास हो जाएंगे 3 महीना आप क्या कर देंगे, ट्रेनिंग कर लेंगे प्रॉपर। ठीक है, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, ठीक अच्छे तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जिससे आपका ग्रीन कार्ड आता है। तो आपको रजिस्ट्रेशन इन लिखा है रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, यानी कोई फार्मासिस्ट कैसे रजिस्ट्रेशन करेगा आफ्टर पासिंग ऑफ सेकेंड ईयर, दो सब सारी चीज़ों के बाद में यहाँ से। तो लिखा रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। आफ्टर द एजुकेशन रेगुलेशन हैव बीन इफेक्टिव इन स्टेट, मतलब अपने स्टेट में ही ठीक है एजुकेशन रेगुलेशन जो करता है। जैसे आप यूपी में रह रहे हैं तो यूपी बोर्ड, एमपी में रहे तो एमपी, कर्नाटका, केरल, कहीं भी रह रहे हैं उससे लेना देना नहीं है। ए पर्सन कैन बी रजिस्टर्ड एज ए फार्मासिस्ट इफ कंप्लीट विद द फॉलोइंग कंडीशन। मतलब एक पर्सन, कौन पर्सन, वो आप हैं। ठीक, आप रजिस्टर कब करेंगे, ठीक है अपने रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। सबसे पहले लिख रखा है अटेन द एज ऑफ 18 ईयर, मतलब कम से कम आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए। ये पहला पॉइंट, आपको कम से कम 18 साल का रहना पड़ेगा। नेक्स्ट में रिसाइड ऑन द बिजनेस ऑफ फार्मेसी इन स्टेट, मतलब किस स्टेट में आप खोल रहे हैं इसके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, कैसे कि मतलब आप कहाँ से डिग्री ली हैं। जैसे मान लेते हो रहा है ना, जैसे यूपी बोर्ड से आप बीटीयू बोर्ड से पढ़ रहे हैं, क्या बीटीयू बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो उस सबको पूरा डिटेल में आपको यहाँ बताना पड़ेगा। नेक्स्ट में ठीक है हैज़ पास ऑन अप्रूवल एग्जामिनेशन, मतलब जो अप्रूवल एग्जामिनेशन है उसको पास होना चाहिए। ठीक, बट ये अपने यहाँ नहीं होता है। ठीक है, एंड प्रोसेस द क्वालिफिकेशन गारंटेड बाय द अथॉरिटी आउटसाइड ऑफ इंडिया। अब ये कहाँ पर होता है, ये हिंदी वाला क्लास कब चलेगा, अभी चलेगा भाई, अभी ये इंग्लिश मीडियम का है। देखिए ये कब क्या होगा, जैसे किसी आउटसाइड इंडिया मतलब किसी फॉरेन कंट्री से आप क्या कर देते हैं, फॉरेन कंट्री से करके आते क्या भैया, फार्मासिस्ट, MBBS कुछ भी आते हैं तो आपको यहाँ पर एक एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। वो एग्जामिनेशन यदि पास कर जाएंगे तो आप समझ लीजिए एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाएंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे, फिर देना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखिए क्या लिख रखा है, पास शाम को होगा भाई। ठीक है, लिखा है पास एन अप्रूवल एग्जामिनेशन, मतलब आउटसाइड इंडिया से आप करके आते हैं तो आपको एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा, यानी क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा जो सेंट्रल काउंसिलिंग के द्वारा कराया जाता है। मतलब किसी देश से आएंगे, हम मान लेते किसी भी देश से करके आते हैं, ये क्या करके आते हैं बाबू, डी फार्मा करके आते हैं। ठीक, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक एग्जाम कराया जाएगा, यदि आप पास हो जाएंगे तो इंडिया के रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कैटेगरी में आप आ जाएंगे।
इज रजिस्ट्रेशन फार्मेसी टू अदर स्टेट, मतलब यह क्या कर सकते हैं, अदर स्टेट में यदि करना चाहते हैं तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट में लिखा है मेंटेन ऑफ रजिस्ट्रेशन। यदि देखा जाए तो यहाँ पर कैसे मेंटेन्स किया जाता, तो लिखा मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर रिक्वायर फॉर द एंटरिंग नेम एंड क्वालिफिकेशन डिटेल इन फार्मेसी, मतलब उस बंदे का क्या होना चाहिए, नेम, एड्रेस, पता, सब कुछ डिटेल में फिलअप होना चाहिए। ठीक, इसमें क्या लिखा है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉलोइंग टू टाइप, यानी दो तरह से रजिस्ट्रेशन होता है। पहले प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर, मतलब आप फ्रेश हैं, क्या हो गया, फ्रेश हैं कि आप जा रहे हैं क्या करवाने, रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं। ठीक, तुम्हारे पास फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। दूसरा सब यानी लिखा है सब्सिक्वेंट रजिस्टर, ये दो तरह का हमारे पास रजिस्टर होता है जिससे हम अपने आप को एक ये फार्मासिस्ट रजिस्टर करवा पाएंगे। अब इसमें सबसे पहले लिखा है प्रिवेंशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर, ये फर्स्ट रजिस्टर को कैसे प्रिवेंशन करना है। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, फुल नेम होना चाहिए, इसके लिए कोई आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, कुछ भी, मतलब इसमें आपका फुल नेम हो। रेजिडेंट एड्रेस होना चाहिए, मतलब रेजिडेंट एड्रेस मतलब प्रेजेंट टाइम में आप कहाँ रह रहे हैं, जिसे हम क्या कर देते हैं, पता का फुल होना चाहिए। ठीक है, आप ए रजिस्टर पर्सन, मतलब एक रजिस्टर पर्सन करवाना चाह रहे हैं तो आपका नेम होना चाहिए, रजिस्टर एड्रेस वगैरह होना चाहिए। डेट ऑफ हीज फर्स्ट एंट्री इन द रजिस्ट्रेशन, मतलब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए कब एंट्री किए थे, इसका एक्चुअल में डेट होना चाहिए। नेक्स्ट में हीज क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब उसके पास जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए क्वालिफिकेशन है क्या होना चाहिए, 11th का। ठीक है, उसके बाद आपके सामने क्या होना चाहिए, अब ये कौन आ गया भाई, जब स्टार्ट किया जाता है ना, ठीक, जब स्टार्ट किया जाता पढ़ाना तभी सब लोगों का फ़ोन आता है, उसके पहले रिप्लाई हम देंगे ना तो उसके बाद सब सोए रहेंगे, तो हमें वेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, दो चीज़ें, हिज क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी उनके पास क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। प्रोफेशनल एड्रेस, और याद रखना ये वाला एड्रेस बहुत ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि आप रजिस्टर फार्मासिस्ट करा रहे हैं तो फुल एड्रेस आपके लिए कंपलसरी होता है, ये सब चीज़ कराना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, ठीक है, लिस्ट में लिख रखा तुम्हारे पास सब्सिक्वेंट रजिस्टर। अब देखिए इसमें क्या होता है, एट लीस्ट आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 साल होना चाहिए, जो पहले ही बता दिया था। शुड बी पेड एंड प्रिस्क्राइब फीस, मतलब जो रजिस्ट्रेशन की फीस है, जैसे अभी आप क्या करेंगे, जैसे आप एक फार्मासिस्ट हैं तो आप अभी देखिए सेकेंड ईयर पास कर लेंगे, ठीक है, सेकेंड ईयर पास कर लेंगे प्लस 3 महीना आप क्या कर देंगे, ट्रेनिंग कर लेंगे, तो आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे। रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे, पूरा वहाँ पर डिटेल में सब कुछ होगा, तो उसकी फ़ीस प्रेजेंट टाइम में हम जानते हैं यानी 1860 रुपये विथ GST वगैरह के साथ है। ठीक है, उसके बाद फिर अपना वो लेगा जो कंप्यूटर वाला होगा, तो मतलब इतना फीस का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये लिख रखा है पैड इन द प्रिस्क्राइब फीस, फीस जो उस पर दिया गया उसको आपको पैड करना पड़ेगा। ठीक, शुड बी यानी रेजिडेंट ऑफ स्टेट, मतलब किस स्टेट में आप रह रहे हैं, BTE बोर्ड, ठीक है, किसके लिए रह रहे हैं, BTE बोर्ड, MP बोर्ड, कहाँ पर, उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फॉर रजिस्ट्रेशन। अब इसमें लिए जो भी यानी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे आपके पास क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, उसके साथ साथ आपको फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा, यदि पैन कार्ड नहीं रहेगा तभी कोई टेंशन नहीं है। स्कूल से जो तुम्हारे पास नोटिस मिला है, ठीक है, नोटिस मिला उसको रहना चाहिए, नोटिस अब कहाँ, जो अब 3 महीना ट्रेनिंग दी है उसका होना चाहिए कंपलसरी। उसके बाद आपका स्कूल्स के जो है तुम्हारे पास जो रिजल्ट मिला हुआ, TC, मार्कशीट, करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह सारा इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, यहाँ पर TC वगैरह सारा इंक्लूड रहेगा। उसके साथ साथ आपके पास एक FAD यानी एफिडेविट होना चाहिए। एफिडेविट कहाँ से, एक किसी कचहरी यानी तहसील से आपका क्या होना चाहिए, एफिडेविट होना चाहिए, तहसील से आपका एफिडेविट होना चाहिए। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। ठीक, ये सब चीज़ आपका फुलफिल रहेगा, जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा सब ये फुलफिल करना पड़ेगा आपको। प्रोसेस ऑफ द क्वालिफाइंग गारंटेड बाय द फॉरेन यानी अथॉरिटी, मतलब कहीं आप कहीं अथॉरिटी किसी फॉरेन अथॉरिटी से आ रहे हैं तो आपको क्या होना चाहिए, गारंटेड चाहिए कि भैया ये हमारे देश का हम है, नहीं तो आज पाकिस्तान के रजिस्ट्रेशन करवा ली, जनता वाला अपने देश में का तो हल्का मचा दी, दिक्कत हो जाए। ठीक, तो ये तुम्हारे पास हो गया। अब मान लेते ये सब कोई बात नहीं मानता, फिर भी वो बिना रजिस्ट्रेशन को दुकान खोल देता, तो क्या क्या पिलांती यहाँ पर दे रखे हैं, लिखा फाजली क्लेम टू द रजिस्टर फार्मासिस्ट, मतलब आपको कोई क्लेम कर देता कि ये गलत फार्मासिस्ट है, कि गलत रजिस्टर फार्मासिस्ट को उसको चिपका दिया, तो उसकी कितनी पेनल्टी है, केवल और केवल 500 है, ये तो कौन दे सकला। ठीक है, तो ये 500, और उसके बाद सज़ा भी है।
लिखा डिस्पेंसिंग ड्रग्स विदाउट रजिस्ट्रेशन, मतलब आप दवा कर रहे हैं, ठीक है, डिस्पेंसिंग कर रहे हैं, मतलब कोई पर्चा लेके आ रहा निकाल के दे दिए आपके पास कोई, ठीक है, दुकान खोल के बैठे हैं, कोई भी लेकर आ रहा हो तो आपको 1,000 फाइन लगे, 1,000 रुपये की फाइन लगेगी और उसके बाद कुछ साल की 6 महीने की आपको जेल हो जाएगी। फेलियर टू सरेंडर, ठीक है, फेलियर टू सरेंडर द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब क्या होगा, कोई जांच करने आए, जैसे डीआई जांच करने आएगा, उसमें आपका फेल हो गया कि रजिस्ट्रेशन आप नहीं है, रजिस्ट्रेशन है तो आपको कितनी फाइन मारी जाएगी, केवल 50 रुपये मारी जाएगी, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा इनके बारे में, ठीक। तो ये पहले क्वेश्चन का पूरा डिटेल में हमने आंसर आपको बता दिया है। क्या क्या लिखना पड़ेगा, देखिए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए सबसे पहले थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा यहाँ से, ठीक। उसके बाद यहाँ से तुम्हारे पास मेंटेन 2 तरह का होता है, लिखा प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर, दूसरा सब्सिक्वेंट रजिस्टर होता है। प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर हो जाएगा यहाँ से, उसके बाद सब्सिक्वेंट रजिस्टर हो जाएगा यहाँ से, उसके बाद ऑफिस एंड पेनल्टी यानी ऑफेंस और पेनल्टी, मतलब डांट यानी दंड और मापदंड आपको बताना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इनके बारे में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन क्या दे रखा है, यहाँ से आते हैं। गिव द कॉन्स्टिट्यूएंट एंड फंक्शन ऑफ पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, इसको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। ये देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन सा क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूएंट एंड फंक्शन ऑफ फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ इसे आप तैयार कर लीजिएगा आज ही, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये भाई पूछा जाता है कईयों बार। तो ये लिख रखा तुम्हारे पास देखिए, और ये 2023 में भी 24 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया पे आते हैं, क्या लिख रखा। अब पीसीआई अपने इंडिया में देखा जाए तो सब कुछ करने की जिम्मेदारी किसकी होती तुम्हारे पास, ठीक है, सब कुछ करने की जिम्मेदारी पीसीआई की होती है, ठीक है। अब देखिए लिख रखा तुम्हारे पास आफ्टर इन, ठीक है, इनकेसमेंट ऑफ द, ठीक है, फार्मेसी एक्ट 1949 यानी 1949 के तहत, 1949 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट इज द फर्स्ट पीसीआई, मतलब पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को पहली बार यहाँ पर क्या किया गया था, स्टेबलाइज किया गया था। गवर्नमेंट यानी जो तुम्हारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा स्टेबलाइज किया गया था। अब इसमें क्या कह रखे, ध्यान से सुनिए, ठीक है। पीसीआई, रुक जाओ एक बार हम, ठीक है, 22 पेज नंबर, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, इंडिया विच नीडेड टू ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूट आफ्टर एवरी 5 ईयर, मतलब 5 साल में इसे क्या करें, रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, मतलब कोई भी गलतियां तो कोई भी त्रुटियां रहती तो उसको रेगुलेट किया जाता है और उसमें कुछ न कुछ अमेंडेंट किया जाता, मतलब सुधार किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, कहीं कहीं तुम्हारे पास ये 48, कहीं 49 लिखा रहता है, किसे क्या किया जाए, चलो इसको 48 ही कर दीजिएगा, ठीक है, 48 कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए बुक में दिया गया है, ठीक है। देखिए फार्मेसी एक्ट 1949 के रूल के तहत जो पीसीआई काम करती है, ठीक है, फार्मेसी काउंसिलिंग, आओ भाई देखिए यहाँ पर, अब देखिए भाई कौन सा सही माना जाए। देखिए फार्मेसी एक्ट 1949 और यहाँ पर लिखा है फार्मेसी एक्ट तुम्हारे पास 1948, तो ये कन्फ्यूजिंग क्रिएट करता है भाई, ये बहुत ख़राब है। अभी किसी और बुक में देखेंगे तो उसमें कुछ, उसमें भी कन्फ्यूजिंग ऐसे है, तो ये बच्चों के थोड़ा सा दिक्कतें हैं भाई, क्या किया जाए, चलो कोई टेंशन नहीं। और इस पे एमसीक्यू भी पूछा हुआ, दोनों ऑप्शन दिया हुआ भाई, क्या किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, 49 या 48 कुछ भी करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेबलाइज द फर्स्ट पीसीआई एक्ट 1948। अब देखिए 1948 इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, 48 इज द करेक्ट ऑप्शन है, बट थोड़ा सा किसी ने किसी बुक में 49 दे रखा भाई, ठीक है, बट 48 आप मानिएगा एकदम से एग्जैक्ट आंसर, ठीक है, ठीक। तो ये क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। जो फर्स्ट पीसीआई नीडेड थी उसे 5 साल में रिकॉन्स्टिट्यूएंट किया जाता और उसमें बहुत सारे मेंबर होते, जैसे पहले मेंबर, दूसरे मेंबर, तीसरे मेंबर। कितने मेंबर होते हैं आपके सामने, यहाँ पर टोटल 3 मेंबर होते हैं। पहले मेंबर तुम्हारे पास इलेक्टेड मेंबर होते हैं, दूसरा तुम्हारे पास नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, तीसरा तुम्हारे पास ईएक्स ऑफिसर मेंबर, ऑफिशियल मेंबर होते हैं। यानी पीसीआई में देखा जाए तो इतने तुम्हारे पास मेंबर होते हैं। अब एक एक को हम डिटेल में क्या कर देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। पहले दे रखा तुम्हारे पास इलेक्टेड मेंबर। अभी इलेक्टेड मेंबर गुरुदेव क्या होता है, इनके बारे में समझिए। अब इसमें कौन कौन इंक्लूडेड होते हैं, 6 मेंबर इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट यानी कमीशन फ्रॉम द एमॉन्ग टीचर वर्किंग इन इंडिया, ठीक, इंडियन यूनिवर्सिटी, मतलब 6 ऐसे मेंबर होना चाहिए जो हमारे पास यूनिवर्सिटी ग्रांट लेवल पे टीचिंग का वर्क कर रहे हैं। किसका, टीचिंग का वर्क कर रहे हैं, या नॉर्मल डिग्री होनी चाहिए विच ग्रैंड डिग्री इन डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी डिप्लोमा के साथ साथ बी फार्मा भी रहे तो और सूटेबल रहेगा।
तो ये हो जाएगा यहाँ से एमॉन्ग दीज ओनली वन टीचर इन ईच सब्जेक्ट, मतलब इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पीसीआई के अकॉर्डिंग हर एक स्कूल में एक टीचर, ठीक, एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए। बट बहुत सारे ऐसे स्कूल है तो एक को टीचर वह नहीं रहता, एक ही टीचर घुमा फिरा सबको पढ़ाएगा, नकल सेल्टर वाले। ठीक है, पहले पीसीआई पब्लिश की गई थी। ठीक है, तो ये होगा। फिर तुम्हारे पास लिखा है एमॉन्ग 10 एमॉन्ग दीज ओनली वन टीचर इन ईच सब्जेक्ट, मतलब हर एक सब्जेक्ट के कम से कम आपके पास एक टीचर होने चाहिए। ठीक, वन मेंबर इलेक्ट फ्रॉम द देमसेल्फ बाय द मेंबर ऑफ द मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, जिसे एमसीआई बोला जाता है। ठीक, एक मेंबर कहाँ से होना चाहिए? एमसीआई से होना चाहिए, मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के तहत होना चाहिए। फिर क्या दे रखा? नॉमिनेटेड मेंबर। अब नॉमिनेटेड मेंबर तुम्हारे पास क्या हो रखा? अब इसमें नॉमिनेटेड मेंबर में तुम्हारे पास 6 मेंबर ऐसे होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एटलीस्ट सेल बी प्रोसीड डिग्री ऑफ, मतलब डी फार्मा आपके पास होना ही होना चाहिए। 6 मेंबर यहाँ से होने चाहिए। और ए रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट यानी कमीशन से होना चाहिए, कोई एक बंदा जो यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है। और एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो तुम्हारे पास AICT यानी AICTE तुम्हारे के तहत होना चाहिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसके होना चाहिए जो तुम्हारे पास काम करता हो। इसमें कोई एक मेंबर इसमें होना चाहिए जो नॉमिनेटेड मेंबर के अंदर इंक्लूडेड होगा। EX ऑफिसर मेंबर तुम्हारे पास कौन होते हैं? EX ऑफिसर मेंबर देखा जाए तो तुम्हारे पास कौन कौन होते हैं? पहला लिखा द डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस, EX ऑफिसर इसके अंतर्गत होना चाहिए, एक कोई डायरेक्टर हेल्थ सर्विस के अंतर्गत होना चाहिए। दूसरा, ड्रग्स कंट्रोल ऑफ इंडिया में कोई ना कोई बंदा होना चाहिए। दूसरा, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल यानी सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी होनी चाहिए, इसके अंतर्गत एक कोई पर्सन होना चाहिए जो किसी दवाओं को लेबोरेटरी में चेक किया जा सके। अब इसके एक्चुअल में काम क्या होता है? तो क्या लिख रखा तुम्हारे पास? फंक्शन ऑफ पीसीआई डिजाइन ऑफ एजुकेशन पैटर्न, मतलब एजुकेशन पैटर्न को डिजाइन करेंगे कि डी फार्मा कैसा होना चाहिए, कितने टीचर होने चाहिए, कौन सब्जेक्ट होना चाहिए, कितने साल का कोर्स होना चाहिए, कितनी ट्रेनिंग होनी चाहिए, सब कुछ डिजाइन करने का काम पीसीआई देता है। द एजुकेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट फ्रॉम यानी फ्रॉम फार्मासिस्ट बाई काउंसलिंग आर नोन एज एजुकेशन रेगुलेशन बोला जाता है। नेक्स्ट में अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूट विदड्रा ऑफ द अप्रूवल होना चाहिए। ठीक है, मतलब किसी भी कॉलेज को मान लेते हैं, कॉलेज अथवा इंस्टीट्यूट का अप्रूवल चाहिए कि भैया हमें कॉलेज खोले बाहो, तो पीसीआई ही लिखेगा तभी आप खोल पाएंगे, नहीं तो खोल नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए पीसीआई हर, अब देखिए आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं पीसीआई नंबर है तो सही है, नहीं तो आप 2 साल पढ़ लेंगे आपका बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो आप पीसीआई नंबर चेक कर लेना। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द फॉरेन क्वालिफिकेशन, मतलब कोई क्या करता रहता है? फॉरेन क्वालिफिकेशन मतलब जब बाहर विदेश से कहीं से पढ़ के आ रहे हैं तो उसकी भी क्वालिफिकेशन को हमें देखना पड़ेगा। ठीक, फिर क्या दे रखा बाबू? लिखा मेंटेन ऑफ द सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, मतलब क्या करना पड़ेगा? एक जितने भी फार्मासिस्ट हैं आफ्टर एजुकेशन के बाद उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना है, कितने कैसे करना, सब कुछ की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। फिर क्या? रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, यानी आपका जो भी फार्मासिस्ट को रजिस्ट्रेशन करवा रहा सब कौन कंट्रोल करता है? एक्चुअल में पीसीआई करती है। ठीक है, तो क्या क्या देख रखा ध्यान से सुनिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में आएगा पीसीआई, तो पीसीआई के बारे में थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, इसके कितने मेंबर होते हैं? 3, इनके बारे में थोड़ा लिखना पड़ेगा। लास्ट में फंक्शन ऑफ पीसीआई लिख देंगे, अपना काम हो जाएगा। इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा बाबू? कह दिया है गिव द ऑफेंस एंड पेनल्टी अंडर द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1985, मतलब जो साइकोटिक तथा नारकोटिक ड्रग्स है उसे कोई बंदा यदि बेच रहा है, ठीक है, बेच रहा है तो उसके कितनी पेनल्टी लगेगी, सब क्या कुछ लगेगा, इसके बारे में आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके हम बारे में बताते हैं। ठीक है, फिर इसमें कौन कौन सी पेनल्टी लगती है उसके बारे में भी बताना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर 1985, क्या 1985 था भाई? ठीक, तो ये आपके सामने दे रखा तुम्हारे पास, देखिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, इसके अंतर्गत पूरा इसको डिटेल, इसका फंक्शन क्या होता है सब कुछ एकदम से डिटेल में बता देंगे, अपना काम हो जाएगा। क्या लिख रखा ध्यान से सुनिए। लिखा मेन एम ऑफ द ड्रग्स, इनका जो तुम्हारा मेन उद्देश्य होता है, मेन एम ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ठीक है, रूल मीन कि तुम्हारे पास देखिए ये एक्ट लाया गया था 1985 में, सॉरी 1940 में, 1945 में द मेंटेन
ठीक है, द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स सबको कंट्रोल करता कौन? ये। मतलब आपको कितना दवाइयाँ इम्पोर्टेंट करना है एक देश से दूसरे देश या एक जगह से दूसरे जगह आराम से, उसके बाद दवाइयाँ का मैन्युफैक्चर कितना करना पड़ेगा इसको भी बताना पड़ेगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, मतलब कौन सी दवाई कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस कैटेगरी की दवा होनी चाहिए, तो ये भी सब तुम्हारे पास होना चाहिए। ठीक, उसके साथ साथ तुम्हारे पास क्या बोल दिया है यहाँ से, ठीक है, बोला गया फिर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कर रहे हैं, फिर क्या लिखा का सेल ऑफ ड्रग्स, यानी दवाओं को कहाँ आप एक्चुअल में सेल कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आप ही के लिए। फिर क्या दे रखा, कंटिन्यूअस यूज ऑफ कॉस्मेटिक इन लग्जरी आइटम, जो तुम्हारे पास जो बंदा कंटिन्यूअस लग्जरी आइटम यूज कर रहा है, ठीक है, लग्जरी आइटम यूज कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक, फिर आगे क्या लिख रखा बाबू, आगे क्या दे रखा है इसमें हम आते हैं। ठीक है, आगे क्या दे रखा बाबू, लग्जरी आइटम प्रूव टू बी द हार्मफुल एज एम द मे कंटेन हार्मफुल इंग्रेडिएंट, मतलब कोई बंदा बोला कि भैया इनका प्रोडक्ट बहुत ही हार्मफुल है, अब वो दावा कर दिया और चेकअप में आया प्रूफ में निकल गया कि हो गया, तब भी तुम्हारे पास रिलाई होगी। ठीक है, तो इसके लिए 5 साल जेल होती तथा 10,000 रुपये आपको जुर्माना देना पड़ता, तो बहुत सारा होता, 2-3 आप लिख देंगे काम बन जाएगा। नेक्स्ट में लिखा सेंट्रल तथा स्टेट ड्रग्स कंट्रोल अथॉरिटी आर द आल्सो रिकॉग्नाइज टू कंट्रोल दीज एक्शन, मतलब जो सेंट्रल लेवल पे होते हैं और स्टेट लेवल पे अथॉरिटी होती है जो कंट्रोल करती है इन दवाओं को, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है इस पे एक्शन लेने का। ठीक, तो इस एक्ट के तहत कुछ भी होगा तो दिक्कत आपको हो सकती है। इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, ध्यान से सुनिए। ऑब्जेक्टिव फॉर कंट्रोलिंग द इम्पोर्ट, इम्पोर्ट मतलब कोई भी चीज़ एक देश से दूसरे देश आ जा रहा है, ठीक, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट उसको कंट्रोल करना है, मैन्युफैक्चर को कंट्रोल करना, डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करना, सेल ऑफ ड्रग्स को यानी कंट्रोल करना, कॉस्मेटिक बाय द लाइसेंसिंग, मतलब जो भी तुम्हारे पास बंदा लाइसेंस लिया है तो किस कैटेगरी की लिया और कितनी दवाइयाँ एक दूसरे से जगह सेल कर रहा है, ये सब कंट्रोल करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत फॉर इंश्योरिंग दैट मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन सेल ऑफ ड्रग्स कॉस्मेटिक इज डन बाय द क्वालिफाइड पर्सन, मतलब जो दवाइयाँ बनाई जा रही हैं, मैन्युफैक्चर की जा रही है, डिस्ट्रीब्यूट की रही हैं, सेल ऑफ ड्रग्स और कॉस्मेटिक की कुछ भी की रही है, एक क्वालिफाइड पर्सन है कि नहीं, कि वो इससे किसी से भेजवा बनवा रहे हैं दवाइयाँ किसी से भेजवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, क्योंकि उसके ड्रग्स के बारे में सब सावधानियाँ वगैरह जानना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये उद्देश्य था। सेंट्रल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारे पास क्या होता है, सेंट्रल लेवल पे देखा जाता है तो कौन कौन कैसे मैनेज करता है, तो सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो इसी के अंतर्गत आता है, तो ये सेंट्रल लेवल पे अपना काम करते हैं। कंट्रोल तथा रेगुलेट फॉर द फार्मास्यूटिकल तथा मेडिकल डिवाइस इन इंडिया, मतलब ये क्या कर देते हैं, सेंट्रल लेवल पे अपना काम करते हैं। अब इसमें तुम्हारे पास क्या लिख रखा, CDSCO, इसका फुल नेम याद रखिए, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स, कोई न्यू ड्रग्स बना दिए तो उसका अप्रूवल कौन देता है, यही देती है। क्लिनिकल ट्रायल कराना है, यही देती है। इंपोर्ट कराना एक जगह से दूसरी जगह देश, यही कराती है। और क्या कराना पड़ेगा तुम्हारे पास, क्वालिटी कंट्रोल, यानी दवा की क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए भी कौन आदेश कौन देता है, यही सब देते हैं। ठीक, कौन, ये, और इसके अंतर्गत कौन रहते हैं, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक, अब इसमें दूसरा तुम्हारे पास ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, इसी में अंतर्गत आता है। ड्रग्स काउंसिल यानी काउंसिलेटिव कमेटी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये तो सेंट्रल लेवल पे हो गया। अब हम आते हैं स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे तुम्हारे पास भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, जैसे स्टेट ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, दूसरा स्टेट ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी होती है, मतलब कोई दवा बन गई है तो उसको टेस्ट हमें करना पड़ेगा। ठीक, फिर उसमें अब स्टेट लेवल पे तुम्हारे पास क्या होगा, ड्रग्स इंस्पेक्टर भी होते हैं जो मेंटेन करते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DI वगैरह होते हैं। ठीक, तो ये अपना मैनेज करते हैं। इनका फंक्शन तुम्हारे पास क्या लिखा, फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्रग्स, यानी क्या क्या होता है, सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करना पड़ेगा। रेगुलेट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, मतलब कोई बंदा है क्लिनिकल ट्रायल के लिए जो ले रहा है तो उसको रेगुलेशन करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। फिर कंज्यूमर सेफ्टी, मतलब जो दवाइयाँ बना गई हैं कंज्यूमर के लिए सेफ्टी है कि नहीं, इसको बारे में तुम्हें बताना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये सब चीज़ आप नहीं मानेंगे, देखिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑफेंस एंड पिनल्टी यानी ऑफेंस एंड पिनल्टी लग जाएगी। ऑफेंस, ठीक है, ऑफेंस, ठीक है, एंड पिनल्टी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, पिनल्टीज
हो जाएगी। ठीक है, इसके बारे में तुम्हें लिखना पड़ेगा। इसमें तुम्हारे पास सबसे पहले यदि देखिए मान लेते आप इस सबको एक्ट नहीं मानते तो कम से कम आपको कितना हो जाएगा, 5 ईयर की जेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 5 ईयर की आपके सामने आपको जेल हो जाएगी। उसके साथ साथ तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 10,000 का आपको क्या लगेगा, जुर्माना लगेगा, फाइन लगेगा। तो ये सब नहीं मानेंगे तो उसके बाद मैन्युफैक्चर लाइसेंस आपके पास नहीं है तो ये अलग अलग चीज़ों के लिए। तो ये जो तुम्हारे पास है मैन्युफैक्चर और उसमें कोई मिलावट डालते हैं तो, और मान लेते हैं ऐसा ड्रग्स बनाते हैं जिसमें तुम्हारे पास किसी डेथ इशू आ गया, किसी को मर गया, कोई मर गया है तो भाई तुम्हारे पास 1 से लेकर 3 साल तक जेल होगी। कितने साल तक, 1 साल से 3 साल तक की जेल होगी। इसमें आपको फाइन कितना लगाना पड़ेगा, 5,000 का फाइन लग जाएगा। ठीक, तो इतना आपको लगाना पड़ेगा। तो ये अलग अलग फाइन वगैरह होती हैं। ठीक है, और भी लिख सकते हैं मेंटली। हमने क्या कर दिया, बहुत सारा लिख दिया यहाँ पर। नेक्स्ट में क्या लिख रखा बाबू, नेक्स्ट में चौथा नंबर क्वेश्चन ये होगा। चौथा नंबर पे क्वेश्चन क्या दे रखा, गिव द ऑफेंस एंड पेनल्टी अंडर द नारकोटिक एंड साइकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1985, यानी 1985 के तहत आपको नारकोटिक तथा साइकोटिक ड्रग्स को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। फिर इस पे मान लेते नहीं कोई चीज़ भरते हैं तो आपको पेनल्टी कितना लगेगी ये भी आपको बताना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस पर देखा है तो भाई बड़ी खतरनाक होता है। और पिलांती इसमें पिलांती तो हम जानते हैं ना के बराबर लगता भाई। अब तो 5,000 10,000 कोई जुर्माना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें क्या लिख रखा है, नारकोटिक एंड साइकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के साथ। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है, 85 के 84 दिया, 85 ही दिया। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, अब इसके बारे में देखिए। अब नारकोटिक तथा साइकोटिक ड्रग्स के बारे में आप समझिए क्या होता है। जैसे कोई दवाइयाँ नारकोटिक, जैसे मॉर्फिन हो गया, कैफीन हो गया, कोडीन हो गया, और सारे बहुत सारी दवाएं तो जो नुकसानदेह होती है। अब उसको कंट्रोल करना, कहाँ बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, ये सब कुछ को मैनेज करना जिम्मेदारी किसकी होती है, यही एक्ट के तहत आपको मेंटेन करता है। तो कहाँ पर ले गई है, ध्यान से सुनिए। सेंट्रल एक्ट लाइक ओपीएम एक्ट 1957 और ओपीएम एक्ट यानी 1878, डेंजर ड्रग 1930 के तहत देखा जाए तो क्या हो गया, यानी इनेक्ट किया गया था लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय बाद तुम्हारे पास। अब तुम सोच सकते हो ये सब एक्ट पहले ला दिया गया था, फिर 1985 में ये लाया गया। इसमें क्या किया, विथ द चेंजिंग सरकमटेंस, मतलब क्या कर दिया, जो भी तुम्हारे पास इसके अंतर्गत थे उसको चेंज किया गया और डेवलप किया गया इन द फील्ड ऑफ, यानी लिखा इलिसिटी ड्रग्स ट्रैफिक, मतलब क्या होगा, जो इलीगल दवाइयाँ ले रहे हैं उनके लिए, ड्रग्स एब्यूज को कम करने के लिए। एक्ट नेशनल तथा इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारा तुम्हारे पास ड्रॉबैक देखने को मिलता है। कम टू नोटिस शुड विद एक्ट, अब ये जब एक्ट आया तो तहलका मचा दिया। क्या बोला इसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोली, हैज रिपीटेड दीज ओल्ड एक्ट, मतलब इसको क्या करिए, ये सब जो ऐड है, ठीक है, ये सब जो एक्ट है इसको थोड़ा सा और एडवांस टाइप में किया जाए और इसे एक्ट किया जाए, रिपीट किया जाए और पास किया जाए नारकोटिक तथा साइकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1985, मतलब इन सबको मिला के एक ऐसा कोई बनाया जाए जिसपे इसमें, ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें ना हो। ठीक है, इसके लिए देखिए अलग एक्ट है, ओपीएम के लिए अलग, ओपीएम एक्ट है तुम्हारे पास, ये कोई हार्मफुल ड्रग्स है उसके लिए अलग। तो ये सबको एक ही में मर्ज कर दिया गया, रिपीटेड कर दिया गया, तुम्हारे को 1985 में एक्ट ला दिया गया है। दिस एक्ट स्टेबलाइज कब किया गया था, 4 नवंबर 1985 को किया गया था। कब, 4 नवंबर 1985 को किया गया था। अब इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, अब इसका तो उद्देश्य आप जान ही रहे हैं, आप इजीली लिख सकते हैं इसको। क्या दे रखा है, इनका मेन उद्देश्य क्या था, अमेंडेंट एंड तुम्हारे पास कौन सी, ठीक है, लिखा कॉन्सिलिडेट ला गवर्निंग द यूज पोसेशन इन नारकोटिक ड्रग्स, मतलब इसके लिए जो भी लॉ वगैरह लगाएगा उसको प्रॉपर फॉलो करना है। सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है, लॉ एंड एथिक्स चल रहा है भाई। ठीक है, तो इसे तुम्हारे पास क्या करना पड़ेगा, उसको अब मानना पड़ेगा कि नारकोटिक ड्रग्स में आप बेच रहे हैं तो कैसे क्या बेच रहे हैं, सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। इसका मेन उद्देश्य क्या था, यानी दवा को, नारकोटिक तथा साइकोटिक दवा को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, सेल करना, ट्रांसमिट करना तथा कंज्यूमर करना, ठीक है, कंजप्शन करना आप नारकोटिक ड्रग्स सब यही कंट्रोल करता है। ठीक है, ये कंट्रोल करता है जिससे अपना काम होता है। क्या क्या करता है, सबसे पहले कंट्रोल करता है, रेगुलेशन करता है, सेल करता है, और तुम्हारे पास लिखा ट्रांजिट, ट्रांजिट मतलब इकट्ठा करना, ठीक है, कहते हैं हम ट्रांजिशन करवा लिए, ठीक है, तो वो अदला बदली, कंज्यूम, कोई बंदा कंज्यूम कर लिया है, ठीक है, कंजम्पशन कर लिया है, तो उसका जो तुम्हारे पास रोकने का जो मेन उद्देश्य होता है उसे स्टेबलाइज भैया आप न करिए, ये चीज़ पे अनुरोध करता है। नेक्स्ट में, टू स्टेबलाइज ए मैकेनिज्म फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रिविजन ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशन इन नारकोटिक ऑन नारकोटिक ड्रग्स, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो ये बड़ी तगड़ा मार्केट है इसका।
ठीक, तो ये तुम्हारे पास फिर उसको क्या करना है, स्टेबलाइज करना है, स्टेबलाइज करना है या बैन कर देना है, रोक देना, इसी का उद्देश्य होता है, इस एक्ट 1985 के तहत आता। अब ये सब बंदा यदि नहीं मानेगा तो उसमें बहुत सारा रूल वगैरह पिलान्ती वगैरह लगाया जाता। ठीक, तो क्या लिख रखा है, पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस रिलेटेड टू द टू नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोटिक सब्सटेंस हैज बीन इन्हांस दिस एक्ट, मतलब बहुत सारा इस पर ला लगाया गया और इसको इन्हांस किया गया, बढ़ावा दिया गया कि नारकोटिक तथा साइकोटिक ड्रग्स को जितनी भी दवाइयाँ हैं उसको भाई मेंटेन करिए, नहीं तो हमारे समाज के लिए बहुत गहरा इफेक्ट पड़ेगा, उसको सब देखा गया। फिर इसमें क्या क्या किया गया ध्यान से सुनिए। पहले लिखा कंट्रवेशन ऑफ द यानी प्रोविजन एक्ट इन एक्ट एंड रूल अंडर रिप यानी रिस्पेक्ट, और तुम्हारे पास क्या लिखा, पोपी स्टेट, ओपीएम, पोपी हो गया, कोका प्लांट मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, मतलब इन कैटेगरी की यूज करके जो आप दवा बनाते हैं और सही से अनुपालन नहीं करते तो कम से कम आपको क्या हो जाएगा, रिग्रेस फार्दर तुम्हारे पास कितना 10 से 20 साल तक हो सकते हैं। फिर क्या लिखा, इलीगल इंपोर्ट तथा एक्सपोर्ट ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस, मतलब आप लीगल नहीं हैं, इलीगली काम कर रहे हैं, अब उसको क्या कर रहे हैं, यानी दूसरे देश से ले रहे हैं अथवा बेच रहे हैं, कौन, नारकोटिक सब्सटेंस, तो आपको कितना लगेगा, कम से कम फाइन लगेगा 1 से लेकर 1.5 लाख रुपया तक लगेगा। ठीक, अब तुम सोचो इतनी महंगी आती, इतना तो ना के बराबर उन सब के लिए। अब तो तुम सोचो चरस हो गया, गांजा हो गया, अफीम हो गया, हीरोइन हो गया, बहुत महंगा महंगा आता है। ठीक है, कईयों करोड़ों में खेला है, लाख रुपये में उन्हें देने में क्या दिक्कत है भाई। फिर क्या लिख रखा है, कंट्रावेंशन इन द रिस्पेक्ट ऑफ लिखा कैनाबीज प्लांट एंड तुम्हारे पास जिसे हम नॉर्मल भाषा में गांजा बोलते हैं, अब इसको भी तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, रिग्रेस तुरंत ही क्या होगा, इन जेल हो जाएगी, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, प्लस में तुम्हारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 50,000 का तुरंत फाइन आपको लग जाएगा, यानी 3 साल की कितना चला गया, 5 साल की जेल हो जाएगी, 5 साल की जेल हो जाएगी और कम से कम 50,000 जुर्माना लग जाएगा। अब फेल टू प्रोड्यूस लाइसेंस परमिट, मतलब आपको ये सब बेच सोच रहे हैं, धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, ठीक, बट आपके पास लाइसेंस फेल हो जाता है, सही से नहीं काम करता, तो आपको 3 साल प्लस में 3 साल जेल हो जाएगी और कुछ शायद तुम्हारे पास कुछ न अमाउंट में फाइन लगेगी, उसमें कहीं पर 10 और कहीं 20 लिखा रहता है, 10 से 20,000 आपका फाइन लगेगी। ठीक है, इतना रुपये लगेगा, फिर छूट जाएंगे, फिर बल्ले बल्ले फिर बेचिए, फिर फाइन दे दिए, यही तो हो रहा अपने इंडिया में। ठीक है, मतलब अंदर अंदर पैसा आप पहुंचाते रहिए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, तो ये तुम्हारे पास नारकोटिक एंड साइकोटिक ड्रग्स ये सामने दिया गया था, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, और इसकी ठीक है पिलांटी मापदंड वगैरह कैसे मेंटेन करना है, ठीक है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5वां नंबर क्वेश्चन कह दिया, व्हाट ए फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या होता है, इनकी पावर क्या होती है, यानी ड्यूटी, फंक्शन, पावर कुछ भी रहे तो आपको वही लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या होते हैं इनके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर की तरफ रुख करते हैं। ठीक है, इनके क्या क्या बारे में, सबसे पहले फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या होता, इनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और पावर क्या होता, पावर यानी ठीक है इनका ड्यूटी क्या होती है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो लिख रखा फूड सेफ्टी ऑफिसर, कभी कभी अपने इंडिया में सुने होंगे कि जांच में हो, उनके यहाँ खाना वाले आए थे जांच करने, फूड वाले आए थे, फाइन लगा देना 10,000 का या 1 लाख का, 2 लाख का, 4 लाख का, तो वही तुम्हारे पास कौन करते हैं, वो जो ऑफिसर रहते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर रहते हैं। तो इसमें क्या लिखा, ए फूड सेफ्टी ऑफिसर इज द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंश्योरिंग दैट फूड सोल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट इन द सेल फॉर द ह्यूमन कंजप्शन, मतलब इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इसके बारे में बताना पड़ेगा। देखिए फूड सेफ्टी ऑफिसर को कौन अथॉराइज करता है, कौन ओपिनियन देता है, गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ये जो कहीं भी जाएंगे तो दवा को, यानी जो दवा होगा या फूड होगा उसको इंश्योर कर रहे हैं, ये जो बिक रहा है एक्चुअल में सेफ़ है कि नहीं, ह्यूमन के लिए सेफ़ है कि नहीं, ह्यूमन आराम से कंजप्शन कर सकता है कि नहीं, इन सब को जो देखता है। ठीक है, हाँ फसाई, ठीक है फसाई होती है, उसी के तहत ये सब फूड सेफ्टी ऑफिसर आते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास जो बेचता है या सोल करता है, देखो डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द सेल, यानी देखा जाए तो सेल जो कर रहा है तो ह्यूमन के लिए सही है कि नहीं, इन सब को देखा जाता है। दे आर द अपॉइंटेड अंडर द फूड सेफ्टी, मतलब अंडर द फूड सेफ्टी के तहत देखा जाए तो स्टैंडर्ड एक्ट, देखो तुम्हारे पास फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी के अंतर्गत देखा जाए तो तुम्हारे पास 2006 में इन इंडिया में लाया गया था। कब, 2006 में इन इंडिया में लागू किया गया था, अपॉइंट किया गया था। ठीक, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, इनका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। इनका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इंस्पेक्शन ऑफ फूड
क्या दे रखा है, स्टेबलाइजमेंट दे रखा है। ठीक है, कहने का मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले इंस्पेक्शन कर सकते हैं फुल स्टेबलाइज मतलब सही है कि नहीं, ये सब की जांच कर सकते हैं। सैम्पलिंग आप फूड की सैम्पलिंग करेंगे और लैब टेस्ट में भेज देंगे। यदि फेल हो जाएगा तो आपकी दुकान सीज हो जाएगी, नहीं तो चलती रहेगी। या नीचे से ऐसे ला भैया काम बना लिया, उससे भी चल रहा है आपका। इन्फोर्सिंग फूड सेफ्टी ला मतलब जो तुम्हारे पास ये दुकान है अथवा कोई कंपनी है या दवा है बनाने वाली कंपनी, वो फूड सेफ्टी लॉ को फॉलो कर रही है कि नहीं, इसको भी इन्फोर्स किया जाएगा कि ये मनवा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया लिखा है। ठीक है, एजुकेटिंग फूड बिजनेस ऑपरेटर मतलब क्या करना पड़ेगा, जैसे फूड बिजनेस ऑपरेट को कर रहे हैं तो उसको एजुकेट लोगों को करना पड़ेगा कि भैया ठीक है। आप देखिए जो थोड़ी सी असावधानियाँ बरत रहे हैं, आपको यदि आपकी थोड़ी सी असावधानियाँ किसी की रहेगी तो आप बीमार किसी को कर सकते हैं, तगड़ी उसी की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा इन्वेस्टिगेशन यानी कंप्लेन को क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि मतलब जांच करना पड़ेगा कि सही है कि नहीं। ये सब किसकी जिम्मेदारी होती है, फूड ऑफिसर की। अब इनका ड्यूटी यानी पावर क्या होता है आपके सामने दे रखा। सबसे पहले एंट्री तथा इंस्पेक्शन, एग्जामिन फूड प्रोसेस मतलब जो फूड बनाया जाए उसमें प्रोसेस क्या है। एक्चुअल में देखिए जो शादी ब्याह में या होटल वगैरह में खाना बनता है ना, आप शुरू से देख लेंगे कि कहाँ सामान रखा जाता है, तो एक्चुअल में रियलिटी आप नहीं खाएंगे। क्या होगा, रियलिटी है नहीं खाएंगे। ठीक है, तो ये भाई थोड़ा सा आपको ठीक है। आप देखिए हाइजीन ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए तुम्हारे पास अभी जो जितने भी फूड यानी फूड लगाने वाली स्टॉल हैं, या आप मार्केट में या आप किसी भी मैरिज हॉल वगैरह में जाते हैं तो एकदम से वो हाथ तो सही से सफाई नहीं करते, उसी से सब काम कर रहे हैं, बट हमको कब खिला रहे हैं, लोग खा रहे हैं मज़े से। ठीक, तो ये करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, फूड सेफ्टी ऑफिसर का होता है। सीजर एंड सैम्पलिंग, फूड आइटम की सैम्पलिंग कर सकते हैं सस्पेक्ट टू अनसेफ मतलब अब वो सबसे पहले सैम्पलिंग करेंगे और लैब टेस्ट के लिए भेज देंगे। यदि अनसेफ रहेगा तो आपको रिलाई हो जाएगी, तो वो से भी इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट में एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड को भी एग्जामिनेशन करेंगे कि भाई कितने दिन से आप दुकान चला रहे हैं, कब से चला रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, क्या गलतियाँ कर रहे हैं। ठीक है, या कोई क्या गलतियाँ कर रहे हैं, या उसके साथ साथ क्या होता है भाई ठीक क्या दिक्कतें हो रही हैं जिससे आपका फूड ख़राब हो रहा है, उसको भी हम क्या करेंगे, एग्जामिन पूरा रिकॉर्ड करेंगे कि आपका एरिया कैसा है, कि हाइजीन कर रहे हैं कि नहीं, क्लियर कर रहे हैं कि नहीं, बर्तन की अच्छी क्वालिटी के सामान का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं, ये सारा चीज़ें। इशूलिंग यानी इशू जो पाया जाता है, इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इम्प्रूवमेंट नोटिस मतलब क्या करेगा, आपको इशू कर दिया है कि भैया आपको कोई गलती है तो आपको उसे इम्प्रूवमेंट करिए, सही करिए थोड़ा सा। अब जब नहीं सही करेंगे तो आपकी रिलाई हो जाएगी। लिखा प्रोविज़न ऑर्डर यानी ऑर्डर उन्हें दे दिया जाएगा, लो भैया ठीक है। याद देखिए कोई भी डीआई पहले पहुंचने से पहले अपने ज़िले में ठीक है पूरा नोटिस भेज देता है कि कोई भी दुकान इस टाइप में रहे तो रिलाई उनकी हो जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगी। तो यानी प्रोविज़न ऑर्डर ये देने की जिम्मेदारी होती है। टॉकिंग लीगल एक्शन मतलब लीगल एक्शन में कार्यकारी बात के बारे में ये बात कर सकते हैं और ले भी सकते हैं। ठीक है, उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, दुकान को सीज भी किया जा सकता है। तो आप मान लेते आएगा तो सबसे पहले फूड सेफ्टी यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या होता है, इंट्रोडक्शन। सेल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखना पड़ेगा यहाँ से। उसके पावर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर इतना लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, जो हमने अच्छे तरीके से डिटेल में देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया बाबू, डिस्क्राइब द इथिक्स फॉर द फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब। ठीक है, जॉब ड्यूरिंग द सर्विस मतलब क्या होगा, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा, जॉब ड्यूटी वगैरह के बारे में। 6 नंबर तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, 41 पेज नंबर पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा देखिए साफ साफ लिखा है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो लिखा फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड यानी जॉब भी बोल सकते हैं। अब क्या लिख रखा है, लिख रखा है इन रिलेशन टू ट्रेड द फार्मासिस्ट शुड बी फॉलो द फॉलोइंग इथिक्स। कौन कौन से रूल फॉलो कर सकता है जो सामने दिया गया। सबसे पहले फार्मासिस्ट क्या करेगा, प्राइज स्ट्रक्चर के बारे में बात करेगा। प्राइज स्ट्रक्चर अभी नीचे हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा फेयर ट्रेड प्रैक्टिस होगा मतलब ऐसे एरिया में रह रहे हैं तो प्राइस भी मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ साथ प्राइस मेंटेन के साथ कि नहीं आप ऑफर दे रहे हैं कि भैया हमारे के यहाँ है ना सामान ला है ना हम तो के दे दें। ठीक है, तो उससे ड्रग्स का एब्यूज़ तथा मिसयूज भी हो सकता है, तो उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। परचेज ऑफ ड्रग्स, कोई बंदा आपके यहाँ से दवाइयाँ परचेज कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस सबको मेंटेन करना पड़ेगा। लिख रखा हॉकिंग ऑफ ड्रग्स ऑफ हॉकिंग इसी के अंतर्गत आता है। लिखा है एडवर्टाइजिंग
और डिस्प्ले ये आपको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नहीं बड़े बड़े ऐड होते हैं बट इसमें केवल बुकों में ये सब लिखा होता है। देखिए बुक में सारी चीज़ आप पढ़ेंगे बट ऐसा रियलिटी में होता है, ऐसा नहीं करेंगे तो आपका मेडिकल स्टोर ही नहीं चलेगा भाई। ठीक है, तो ये हो गया। अब इन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे आराम से। तो पहला लिखा प्राइस स्ट्रक्चर। प्राइस स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए फार्मासिस्ट को जो भी कोई दे रहा प्रोडक्ट उसकी फुल्ली ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि कितना में दवाइयाँ दे रहा, कितना % डिस्काउंट कर रहा, कितने में क्या डाल रहा है, ये सब फुल्ली ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। नहीं तो अभी मान लेते हैं कोई ख़राब बंदा रहेगा, उसके प्रति ख़राब हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो इन सबको मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है। ठीक, लिखा क्या होगा? द फार्मासिस्ट शुड चार्ज ए रिस्पॉन्सिबल प्राइस ऑफ ड्रग्स। मतलब क्या होगा ना चाहिए, लिखा है रीजनेबल ले रखा, रिस्पॉन्स नहीं देखा, रीजनेबल मतलब क्या कर देता, उसका कोई ना कोई कारण होना चाहिए कितने अमाउंट में ये दवाइयाँ जानी चाहिए। प्राइस ऑफ ड्रग्स मेंटेन करता, विच शुड नॉट बी ऑफ द बर्डन फॉर यानी कंज्यूमर। मतलब ऐसा नहीं कि प्रेशर डालेंगे कंज्यूमर पे, कस्टमर पे प्रेशर डालेंगे कि भाई आपको लेना ही लेना पड़ेगा, इतने को लो नहीं तो जाओ भाग जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, फिर क्या लिखा? फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आप किसी भी दवा के ऊपर थोड़ा थोड़ा गिफ्ट प्रोवाइड कराएं, जैसे गिफ्टिंग हो गई, प्राइजेज हो गया, यानी अदर तुम्हारे पास अट्रैक्टिव थिंग शुड नॉट बी ऑफन। ठीक, आपको ऑफर नहीं करना यदि मार्केट में उपलब्ध हैं तो, बट क्या करना पड़ा? आल्सो द फार्मासिस्ट शुड नॉट लोअर द, ठीक है, प्राइस दैन चार्जेज बाय द अदर फार्मासिस्ट दैट एरिया आर द, यानी कैप्चर द मार्केट। मतलब क्या कर रखा, ध्यान से सुनिए। अब जिस एरिया में जैसे 10 मेडिकल स्टोर है तो ऐसा नहीं करना है कि मतलब उस एरिया में आपको सबसे मिनिमम कॉस्ट पे यानी सस्ते से सस्ती दवाइयाँ देनी है या अट्रैक्टिव करने के लिए उन्हें कोई गिफ्ट, कोई प्राइज, ये सब कुछ आपको नहीं देना है। ठीक, क्यों? क्योंकि उस एरिया में कोलैप्स हो जाएगा, मार्केट कैप्चर खराब हो जाएगा। नहीं कहते यार मार्केट खराब हो गई बा, हाई हमें ना बेच ला, हुए नहीं बेच देला। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं अभी हम हैं, ठीक, हम दुकान खोले हैं, वर्कर रखे हैं, अच्छी तरीके से पंखा कूलर सब कुछ लगा रहे हैं, वही दवाइयाँ पे हम थोड़ा सा मार्जिन कम दे रहे हैं। जैसे 100 रुपये दवाई है तो हम दें 10% मार्जिन दिया, बट कोई बंदा वैसा उस पर क्या करे 30% मार्जिन, ठीक है, 30% कम करके बेच दे रहा है और वो अपना खुद का अपने घर में खोला हुआ है। ठीक है, उसके साथ साथ उसके पास कोई वर्कर भी नहीं है, छोटे लेवल की दुकान है, तो इससे दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, तो वही यहाँ बोला जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या दे रखा है जी? प्राइस दैन चार्ज बाई एन अदर फार्मासिस्ट इन दैट एरिया आर द कैप्चर इन द मार्केट। ये तो हो ही गया कि मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि थोड़ा दिखावा करके लोगों को अट्रैक्ट करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिख रखा बाबू? नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा परचेज ऑफ ड्रग्स। आपको दवा कहाँ से खरीदें? यदि आप रिटेलर की दुकान खरीदें तो एक रजिस्टर फार्मासी जो होलसेल बेचता है उससे आपको मार्केट में खरीदना है। होलसेल बेचेगा तो उससे आप खरीदेंगे, और याद रखना उनके पास लाइसेंस और रजिस्टर होना चाहिए, नहीं तो आप दवाइयाँ लेकर आए रजिस्टर फार्मासिस्ट है ना, कोई लोकल दवाइयाँ दे दे तो आपकी रिहाई हो जाएगी। तो ये सब चीज़ देखना पड़ेगा आपको। ठीक, यानी एडवर्स लिखा है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट देखा जाए तो बहुत ज़रूरी है बट इसमें कुछ होता है उल्लंघन नहीं कर सकते हैं आप। क्या? फार्मासिस्ट शुड बी अवॉइड एवरी टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेशन टू इंक्रीज हीज, ठीक है, इनकम। मतलब इसको अवॉइड करना है कि अपनी इनकम बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट लगाएं, बट ये बुकों में केवल लिखा रहता है। जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट रहेगा, जितना ज़्यादा, अभी कोई मेडिकल स्टोर खुला तो कहेंगे खुल गया हाई मेडिकल स्टोर। ठीक है, यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ यहाँ वहाँ की उपलब्ध होती हैं, ये, बट किताबों में ऐसा लिखा रहता है। ठीक, हॉकिंग ऑफ ड्रग्स, इसमें क्या होगा, इसमें क्या करेंगे? अवॉइड टू हॉकिंग ऑफ द ड्रग्स जनरली लीफर टू ऑफ द लीगल सेल ऑफ ड्रग्स। मतलब क्या करेंगे, जो इलीगल लिखा हुआ तो उसको आप नहीं लेंगे, लेंगे तो बहुत सारा जांच वगैरह करके ही आप लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनके बारे में। ठीक, तो हमसे क्या दे रखा था? सबसे पहले देखिए क्या दिया था, क्या दिया था, यानी ये करना, ये फ्लो चार्ट बनाना, ये फ्लो चार्ट, फिर फ्लो चार्ट को धीरे 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 आप क्या देना, एक्सप्लेन काम हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या दिया है, ध्यान से सुनिए। ये हो गया ट्रेड सर्विस हो गया, फिर क्या दे रखा है जी? 7वां नंबर, हॉस्पिटल वेस्टेज क्या होता है। ठीक है, गिव द मेथड टू डिस्पोजल ऑफ मेडिकल वेस्टेज। मतलब जो मेडिकल वेस्टेज है उसको सबसे पहले बताना पड़ेगा क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में फिर सजेस्ट करना है। ठीक है, उसको सजेस्ट करना है। ठीक है, असाइनमेंट कॉपी 42 पेज नंबर पे। ठीक है, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या लिखा 42 में, जिस पे तुम्हारे पास
यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यानी बायोमेडिकल वेस्टेज और मेडिकल वेस्टेज बात एक है। अभी इसको कैसे लिखेंगे, कौन सा कचरा किस में डालेंगे, ये सब चीज़ मैनेज करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले बायोमेडिकल वेस्टेज क्या होती है या मेडिकल वेस्टेज, बात एक ही है। हम बायोमेडिकल वेस्टेज क्या बोलेंगे, जैसे आपके एरिया में कोई ऐसा हॉस्पिटल है या कोई फार्मासिस्ट की दुकान है, फार्मासिस्ट की दुकान में तो वो गत्ता वत्ता कहीं भी फेंक सकते हैं, उसकी टेंशन नहीं है। बट हॉस्पिटल वाले क्या हो गए, इधर उधर नहीं फेंक सकते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या लिख रखा है, बायोमेडिकल वेस्ट मतलब क्या होता है, मीन एनी वेस्टेज विच आर जनरेटेड डूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल रिसर्च एक्टिविटी एंड एनी प्रोडक्शन टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल। कहने का मतलब क्या होता है, बायोमेडिकल ऐसा चीज़ होता है जो किससे जनरेट होता है, डूरिंग द डायग्नोसिस, किसी को डायग्नोसिस कर रहे हो उसके द्वारा हो सकता है। जैसे अभी मान लेते किसी को कॉटन से ब्लड साफ के फेंके तो वो वेस्टेज हो चुका, उसको इधर उधर नहीं फेंक सकते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस होगा, ट्रीटमेंट हो गया, इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब जो तुम्हारे पास ह्यूमन बीइंग है उनको इम्यूनाइजेशन से जो भी खराब चीज़ें निकली हैं वो बाय एनिमल जो रिसर्च किया जाता है, एनिमल रिसर्च एक्टिविटी पे जो काम किया जाता है, कोई भी प्रोडक्शन यदि होता है तो उसको बायोमेडिकल वेस्टेज ही लेकर जाता है। तो आपके एरिया में एक आता होगा MPCC वाला, ठीक है, वो क्या कर देते हैं, ये बताता है, हर एक हॉस्पिटल में जाके उनसे डब्बा लेता है, फिर उन्हें दोबारा पन्नी दे के फिर हॉस्पिटल लेके चला जाता है। तो ये होता है। इसको मैनेजमेंट कैसे करना है, सबसे पहले देखा जाए तुम्हारे पास क्या कर दिए थे, स्टेप बाय स्टेप लिखना। सबसे पहले इधर उधर करके हम लिख दिए भाई। सबसे पहले सिग्रीगेशन करना, ठीक। उसके बाद इसको क्या करना, सिग्रीगेशन मतलब पहले एक्चुअल में कलेक्शन करेंगे तब सिग्रीगेशन करेंगे, ठीक है। बट सिग्रीगेशन मतलब अलग अलग करके उन्हें हम कलेक्शन करेंगे। सबसे पहले अलग अलग करेंगे, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, उनको अलग अलग कलेक्शन करेंगे, यानी कलेक्शन करेंगे। फिर क्या करेंगे, तीसरा नंबर ट्रांसपोर्ट कराएंगे। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर ट्रांसपोर्ट कराने की जिम्मेदारी होती है। अब सिग्रीगेशन कहाँ अलग अलग किया जाता है, देखेंगे अलग अलग कलर के डिब्बे होते हैं हॉस्पिटल में, देखेंगे तो अलग अलग कलर का अलग अलग उद्देश्य है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन करना, ट्रीटमेंट करना, ठीक है, ट्रीटमेंट करना। उनको ट्रीटमेंट मतलब क्या, उन्हें साफ सफाई, कोई मान ले तो बैक्टीरिया वायरस फंजाई कुछ भी तो उसे साफ सफाई करेंगे तो उसे ट्रीटमेंट किया जाता है। डिस्पोजल ऑफ द तुम्हारे पास BMW, ठीक है, BMW मतलब बायो वेस्ट मैनेजमेंट और इम्पोर्टेंट स्टेप इट इस में यानी मैनेजमेंट में होता है। क्या किया करें, सबसे पहले मैनेजमेंट में कैसे करेंगे, सिग्रीगेशन में करेंगे, अलग अलग करेंगे, अलग अलग इकट्ठा कर लेंगे, ठीक। फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिर ट्रीटमेंट उसका करेंगे, फिर डिस्पोजल करेंगे, तब जाके आपका मैनेज हो जाएगा जो भी वेस्टेज रहेगा वो। इंट्रोडक्शन हो गया। अब मान लेते हॉस्पिटल में देखेंगे अलग डिब्बे गुर्दे रखे रहते हैं तो वो कैसे लिखेंगे, तो आपके सामने अगर अलग अलग के जो कलर डिब्बे होते हैं तो इसको आप मैनेज करते हैं, ठीक। देखो बायो डिस्पोजल वेस्टेज सिग्रीगेशन में अलग अलग होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए कौन किस में रखा जाता है। पहला, ठीक है, येलो बक्सा हो गया, रेड वाला हो गया, व्हाइट वाला हो गया, ब्लू, अलग अलग चीज़ें रखी जाती है। अब कमेंट बॉक्स में आज ही तुरंत लिखिए, ठीक है, येलो बॉक्स में क्या डाला जाता है। रेड बॉक्स में तुम्हारे पास IB सेट तथा यूरिन बैग वगैरह डाला जाता है, जो यूरिन सेट होता है उसको डाला जाता है और यूरिन बैग जो होता है उसको डाला जाता है। नेक्स्ट में व्हाइट वाला जो सफ़ेद होता है उसमें मेटल शार्प चीज़ें, मतलब ऐसी चीज़ें जो मेटल वाली चीज़ें होती है और बहुत शार्प होती है, जैसे आगे वाला हिस्सा हो गया, तो ये सब चीज़ रखा जाता है उसमें। ब्लू ग्लास है, ठीक है, उन चीज़ को रखा जाता है। तुम्हारे पास क्या होगा, जैसे ऐसे ग्लास होते हैं जो ब्लू रहते हैं, लैब टेस्टेड वगैरह में प्रयोग की जाते हैं, तो उसको इसमें रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए सिग्रीगेशन किया। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो गया, बायोमेडिकल वेस्टेज को कलेक्शन करना। कलेक्शन करना मतलब अलग अलग डायग्नोस्टिक सेंटर से तथा हॉस्पिटल कलेक्ट ऑन डेली बेसिस, मतलब डेली बेसिस पे किया जाता है, हर एक डेली ईच हॉस्पिटल, हर एक हॉस्पिटल से किया जाता है। फिर वेस्ट कलेक्शन ऑफ, ठीक है, स्टाफ, वेस्ट कलेक्शन ऑफ स्टाफ शुड वियर प्रॉपर ग्लव्स, मतलब जो बंदा क्या कर रहा है इसको ठीक है इकट्ठा कर रहा है तो वो प्रॉपर ग्लव्स पहनेगा। क्या पहनेगा बाबू, ग्लव्स वगैरह पहनेगा। कहाँ चला गया जी, ठीक, तो प्रॉपर ग्लव्स पहनेगा। यदि बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन रहेगा तो PPT किट का प्रयोग करेंगे, जो कोरोना में प्रयोग किया जा रहा था, लोग ऊपर से नीचे पहन लिए थे, तो ये सब चीज़ का प्रयोग करेंगे। मेडिकल को वेस्टेज को पैकेजिंग करेंगे, कलेक्शन के अनुसार अलग अलग करके हम क्या करेंगे, उनको पैकेजिंग करेंगे। तो लिखा पैक ईच कंटेंट के यानी केयरफुल्ली प्रिंटेड, मतलब हर एक पे क्या आना चाहिए, अच्छे से प्रिंटेड होना चाहिए। प्रिंटेड ना हो तो आप हाथ से मेडिकल वेस्टेज है। हैजार्ड सिंबल आपका होना चाहिए, जैसे हैजार्ड सिंबल मतलब देखेंगे ना इरिगेशन का होता है, ठीक। बायो हैजार्ड सिंबल होता है, पॉली बैग होता है। तो ये सब यदि रहेगा तो समझ लेना तुम्हारे बायोमेडिकल वेस्टेज हो रहा है।
ठीक। फिर क्या दे रखा है, बायोमेडिकल वेस्टेज लेबलिंग, कैसे तुम लेबलिंग करोगे, सबसे पहले तुम्हारे पास क्या लिखा है, ईच बैग लेबल, उस हर एक बैग पे क्या होना चाहिए, डेट होना चाहिए, मैन्युफैक्चर होना चाहिए, उसके साथ साथ तुम्हारे पास क्वांटिटी होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में है, 1 बैग 2 बैग 4 10 बैग, ये सब चीज़ मेंटेन किया जाता है। ठीक। उसके बाद तुम्हारे पास क्या लिखा है, सेंडर मैन, मतलब सेंडर मतलब किसके द्वारा भेजा गया है उसके बारे में बताना पड़ेगा। फिर क्या दे रखा बाबू, यानी हॉस्पिटल ETC सबको क्या होगा, लेबलिंग करना पड़ेगा कि भैया इसी में केवल वेस्टेज को फेंकिए। तो ये था आपके सारे बारे में कि बायोमेडिकल वेस्टेज के बारे में यहाँ से था। अब इसका ट्रीटमेंट हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कर दिया, जो ट्रीटमेंट प्रोसेस में इतना दिया गया था। ठीक। इस तरह से हमारे पास बायोमेडिकल वेस्टेज क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने 7 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लिख रखा है, गिव द रिकमेंडेशन ऑफ द ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी, मतलब जो तुम्हारे पास ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी हो तो उसका रिकमेंडेशन क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक। तो इसके बारे में हम चलते हैं, अच्छे तरीके से देखते हैं क्या दे रखा है। ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी होती है जो ड्रग्स को क्या कर देती है, जो भी क्यूरी रहता है उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी होती है। लिख रखा देखिए, ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी। अब ये क्या होते हैं, नाम से पता, ड्रग्स दवाइयाँ, इंक्वायरी जांच करना, कमेटी गठन बैठाई जाती, बस काम खत्म। ठीक है। क्या लिखा है, ड्रग्स यानी इनकी लिखा इंक्वायरी, ठीक है, इंक्वायरी कमेटी, इंक्वायरी कमेटी देखा जाए तो अपॉइंटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट 1931, यानी 1931 में क्या कर दिया गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसे क्या कर दिया था, अप्रूवल मिला था, अपॉइंटमेंट मिला कि जाइए आप जांच वगैरह कर सकते हैं। ठीक। दिस कमेटी चेयरमैन वाज RN चोपड़ा, उस समय के चोपड़ा कौन जो थे तुम्हारे पास, RN चोपड़ा जी थे। इसका मतलब क्या होता है, ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी का मतलब क्या होता, मेन उद्देश्य क्या होता। ठीक। इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, ध्यान से सुनिए। लिख रखा है, द कमेटी वाज द आस्क टू मेक इन, यानी इंक्वायरी मतलब क्या कर देते हैं, इंक्वायरी इन द सेल मैटर। ठीक है। देन द मेक द रिकमेंडेशन ऑफ द स्मूथ कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चर, मतलब ये क्या करते क्या हैं, कोई भी दवाइयाँ जो बनाते हैं तो आपके पास कोई क्वेरी है तो इनसे पूछ सकते हैं। ठीक है। इस कमेटी से पूछ सकते हैं जिससे दवाइयाँ बनाने में थोड़ा सा आसानी हो, इंपोर्ट करने में आसानी हो, डिस्ट्रीब्यूशन कराने में आसानी हो, तथा सेल ऑफ ड्रग्स यानी होने में आसानी हो, इन इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ, जिससे पब्लिक में हेल्थ की, ठीक है, पब्लिक हेल्थ के बारे में लोगों को इंटरेस्ट जगा सके। तो ये कमेटी होती है। लोगों के बारे में इंटरेस्ट नहीं जगाएंगे तो सब कार्रवाई नहीं करेंगे। देखिए मान लो आप अलग अलग तरह के ऐड लगे होते हैं जो मेंटेन करते हैं। ठीक। ओ भाई क्या हो रहा है जी। ठीक है। आप समझ गए होंगे कि खेल में करते क्या है, मैन्युफैक्चर होना, इंपोर्ट होना, डिस्ट्रीब्यूशन होना, सेफ ऑफ ड्रग, इंटरेस्ट हम पब्लिक हेल्थ में इंटरेस्ट को जगाना, किसके बारे में, ये कमेटी करती है ड्रग्स के बारे में। रिकमेंडेशन कैसे करते हैं इसके बारे में समझिए। लिख रखा है 19 रिकमेंडेशन विथ रिपोर्ट वाज सबमिट बाय द कमेटी सेम इम्पोर्टेंट रिकमेंडेड, मतलब इसमें तुम्हारे पास क्या कर दिया है, 90 रिकमेंड दिया गया, कुछ है रिकमेंडेड यहाँ दिया गया, तो उसमें कैसे कैसे आपको काम करना है। पहले दे रखा तुम्हारे पास क्रिएशन ऑफ द ड्रग्स कंट्रोल मैकेनरी, मतलब आपको क्या सबसे पहले क्या करना, क्रिएशन करना पड़ेगा ड्रग्स कंट्रोल मैकेनरी एट द सेंटर लेवल पर बताया जाएगा कि एक्चुअल में ये दवाइयाँ कैसे मैन्युफैक्चर हो रही हैं, इसको मैनेज करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। एंड ब्रांचेड इन ऑल स्टेट, मतलब हर एक स्टेट पे देखा जाए छोटा छोटा ब्रांच होना चाहिए जो इंक्वायरी में काम कर सके आराम से। ठीक। रुक जाओ, पानी हम पी के भी आ रहे हैं एक बार। ठीक है, वेट करिएगा ब्रदर।
ठीक, अब हम ये क्या हो गया भाई, कहाँ चले गए? ठीक है, अच्छा पलटा गया पेज। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहला मेन इनका मेन उद्देश्य क्या होता है रिकमेंडेशन में, क्रिएट आप ड्रग्स कंट्रोल मशीनरी, मतलब क्या करेंगे, जो तुम्हारे पास ड्रग्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाएंगे, चाहे वो किस लेवल पे हो, सेंट्रल लेवल पे हो, और ब्रांच इन आल स्टेट, मतलब एक छोटा 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 ब्रांच हर एक स्टेट लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, स्टेट लेवल पे होना चाहिए जो अपने आप को मैनेज करेगा, फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेगा जो डीआई वगैरह काम करते हैं, जो सब कुछ अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। फार्मेशन ऑफ द सेंट्रल काउंसलिंग, सेंट्रल फार्मेसी काउंसलिंग एंड स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब कोई भी अब ये करेंगे क्या, एक्चुअल में सेंट्रल फार्मेसी काउंसलिंग बनाना चाहिए, फिर स्टेट काउंसलिंग बनाना चाहिए, जो क्या कर सकते हैं, ठीक है, विच वुड लुक आफ्टर द एजुकेशन, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, और ट्रेनिंग होना चाहिए, जो बढ़िया बंदे होना चाहिए वहाँ पर, बढ़िया से एजुकेट होना चाहिए, तथा बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेशन होना चाहिए जो इस वर्क में अच्छे तरीके से फील्ड में काम कर सके। नेक्स्ट में काउंसलिंग वुड मेंटेन द रजिस्टर काउंटिंग, ठीक है, कंटेनिंग नेम और एड्रेस ऑफ द रजिस्टर फार्मेसी, मतलब जो तुम्हारे पास फार्मासिस्ट है वो सब एकदम अच्छे तरीके से उसका एड्रेस नाम सब कुछ आपको, ठीक है, मेंशन होना चाहिए। ठीक, तो इसमें जा सकते हैं ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी में इतने लोग होते हैं, कौन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा और रिकमेंडेशन ऑफ द DEA यानी ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी के बारे में 3-4 पॉइंट लिख देंगे मस्त तरीके से। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका प्यारा सा। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यानी ड्यूटी ऑफ PCI इंस्पेक्टर, यानी PCI इंस्पेक्टर की आपको ड्यूटी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, यानी अब इस PCI इंस्पेक्टर और ड्रग्स इंस्पेक्टर एटलीस्ट सेम होते हैं, बट ये पूरी यानी फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया इस पे तहत काम करते हैं, वो DI आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, इनके पास ज़्यादा वर्कर आता है एज कम्पेयर टू DI। ठीक है, तब ये होता क्या है, लिख रखे हैं सामने दे रखा, PCI इंस्पेक्टर वेयर द कॉमनली रिफर टू एज द PCI एडोटियर, मतलब एडोटियर के द्वारा किया जाता है या PCI असेसर के द्वारा किया जाता है एज ए प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए ये खतरनाक टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है होती है फॉर इवेल्युएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन यानी अधरेंस टू पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड होते हैं। कहने का मतलब क्या करते हैं, ये जो PCI के इंस्पेक्टर होते हैं ये देखा जाए तो PCI ऑडिटरी के द्वारा तथा PCI कोई असेसर के द्वारा इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होते है इवेल्युएट एन ऑर्गेनिज्म, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन अधरेंस, मतलब उससे आप लगे रहें और उसको इवेल्युएट करते रहें, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, इस सबको मेंटेन करने, क्यों, क्योंकि इसमें पैसा घोटाला बड़ा तगड़ा होता। ठीक, अब PCI को जान ही रहे क्या हालत है इसकी। ठीक है, तो ये होगा इनके बारे में। अब इनकी ड्यूटी क्या होती है, मेन काम क्या होता है, देखिए लिख रखा गैप एनालिसिस होना चाहिए, प्रोवाइड डिटेल रिपोर्ट, आउटलाइन नॉन कॉम्प्लियंस इशू, मतलब कोई नॉन कॉम्प्लियंस इशू है उसको तुरंत क्या करना पड़ेगा, पूरा रिपोर्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक, फिर रिस्क असेसमेंट को ये कम करने का काम करते हैं, सिक्योरिटी टेस्टिंग का काम इन्हीं की जिम्मेदारी होती है, पॉलिसी रिव्यू तथा डेवलपमेंट, मतलब कोई पॉलिसी रिव्यू करना मतलब दोबारा उसे लगाना और उसमें डेवलपमेंट करना, तो यही करते हैं PCI इंस्पेक्टर।
ट्रेनिंग एंड एजुकेशन मतलब अपने यहाँ जो भी तुम्हारे पास ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग 3 महीना काहे कर, हमारा मन कर रहा है 1.5 साल कर दो, 2 साल पढ़ाओ 1.5 साल ट्रेनिंग करवाओ, ठीक है, तो वो रेगुलेट करते हैं। और एजुकेशन को भी पैटर्न क्या होना चाहिए, एजुकेशन का सब कुछ मेंटेन करने की जिम्मेदारी ये नहीं ड्रग्स इंस्पेक्टर PCI इंस्पेक्टर की होती है। ट्रेनिंग हो गया, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग मतलब कौन कौन सा चीज़ डॉक्यूमेंट चाहिए एज द फार्मासिस्ट के लिए, ठीक है, या फार्मासिस्ट के लिए, या कोई इंस्टीट्यूट खोला तो उसके लिए ये सब क्या चाहिए, कैसे चाहिए, सब कुछ तुम्हारे पास मेंटेन करना और रिपोर्टिंग करना किसका काम होता है, PCI इंस्पेक्टर का होता है। ठीक, नेक्स्ट पे क्या लिख रखा, कंटिन्यूअस, ठीक है, इम्प्रूवमेंट लिखा है, इम्प्रूवमेंट मतलब कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। देखिए दुनिया में यदि आप रह रहे हैं, इम्प्रूवमेंट आपके अंदर थोड़ा नहीं हो रहा तो समझ लीजिए धिक्कार है आपकी ज़िंदगी पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया आपके सामने। नेक्स्ट पे तुम्हारे पास क्या लिखा है, डीफिनी, आपको सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे PCI इंस्पेक्टर का इंट्रोडक्शन हो गया। इसकी ड्यूटी, मेन ड्यूटी क्या होती है आपके सामने यहाँ से दिया गया है, जो हमने अच्छे तरीके से क्या कर दिया, मेंशन कर दिया है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, इधर अब थोड़ा तेज़ी से चलेंगे। क्या दे रखा, ड्रग्स हो गया, कॉस्मेटिक है हो गया, और तुम्हारे पास क्या लिखा, क्वालिफाइड पर्सन हो गया। इसकी आपको डिफिनेशन लिखनी पड़ेगी एकदम अच्छे तरीके से, मतलब किसके तहत, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 मतलब 1940 के तहत जो तुम्हारे पास ड्रग्स, ठीक है, यानी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत तो ड्रग्स की डिफिनेशन लिखना, कॉस्मेटिक की डिफिनेशन लिखना और क्वालिफाइड पर्सन की डिफिनेशन लिखना पड़ेगा। तो ये आपके सामने अलग अलग की डिफिनेशन देगा। अब कोई पूछेगा ड्रग्स गुरुदेव क्या होता है, यहाँ पर बताएंगे। देखिए अब ड्रग्स गुरुदेव क्या होता है, दवाइयाँ, ठीक, ये ड्रग्स लेने वाला नहीं समझना। ऑल मेडिसिन फॉर इंटरनल तथा एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग मतलब जितनी हमारी अगल बगल दवाइयाँ दिख रही हैं, चाहे वो एक्सटर्नल यूज हो चाहे इंटरनल यूज हो, किसके लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, चाहे वो किसी एनिमल के लिए हो। एंड ऑल सब्सटेंस इंटेंडेड टू बी यूज फॉर, ठीक है, फॉर और इन द डायग्नोसिस मतलब किसी पर्सन को डायग्नोस करना, किसी बीमारी को ट्रीटमेंट करना, यानी इटिगेशन करना है या प्रिवेंशन करना है किसी डिजीज को बचाना है। तो ये सब जितने भी प्रोसेस होते हैं उसको जो ट्रीट किए जाते हैं, सही किए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रग्स बोलते हैं। ड्रग्स मतलब दवाइयाँ बोलते हैं। दोबारा समझिए क्या होती है, ऑल मेडिसिन चाहे इंटरनल तथा एक्सटर्नल यूज के लिए ह्यूमन बीइंग, उस पर लेना देना नहीं है, ठीक है, ह्यूमन चाहे कोई एनिमल हो। ऑल सब्सटेंस देखा जाए तो यूज किया जाता है किसके लिए, कोई डायग्नोस पर्पज के लिए, ट्रीटमेंट पर्पज के लिए, प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए जिस सब्सटेंस केमिकल का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या बोला जाता है, हमारे पास ड्रग्स बोला जाता है। ठीक, अब कॉस्मेटिक गुरुदेव क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दीजिए हमें। कॉस्मेटिक गुरुदेव यहाँ पर बता देते हैं। कॉस्मेटिक मीन एनी आर्टिकल, कोई तरह का आर्टिकल होता है, इंटेंडेड होता है, ठीक है, टू बी द रब अथवा, ठीक है, पोर किया जाता है और या स्प्रिंग किया जाता है, यानी स्प्रे किया जाता है, या ऑन या इंट्रोड्यूस इनटू और अदरवाइज अप्लाई टू ह्यूमन बॉडी मतलब ह्यूमन बॉडी एनी पार्ट दे आर द क्लीनिंग ब्यूटीफुल प्रमोटिंग अट्रैक्टिव होना चाहिए। कहने का मतलब क्या होता है, देखिए कॉस्मेटिक मतलब क्या होता है, एक आर्टिकल होता है, ठीक है, जिसमें हम रब करके मतलब ऐसे लगाया जाता है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, और पोर किया जाता मतलब ऐसे नहीं देखेंगे ऐसे तो ड्रॉप होता है उसमें से पोर किया था ड्रॉप हमारे चेहरे पे, स्प्रिंग मतलब स्प्रे कर देता ऐसे किया जाता, जिससे क्या होगा, ठीक है, इंट्रोड्यूस इनटू या अदरवाइज अप्लाई ऑन ह्यूमन बॉडी मतलब हमारे शरीर के ऊपर किया जाता। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर क्लीनिंग होनी चाहिए, ब्यूटीफुल दिखने के लिए, और प्रमोशन एट्रैक्टिव, अब सुंदर दिखने के लिए लोग जिस सब्सटेंस का प्रयोग करते हैं उसी को कॉस्मेटिक बोलते हैं। लड़कियां सबसे ज़्यादा होती, लड़के उड़के का क्रीम लगा लेते हैं पूरी ज़िंदगी खत्म एक आधा क्रीम में, ठीक है, एक आध क्रीम मतलब एक ही क्वालिटी की क्रीम लगाते हैं। अब लड़कियों का देखा जाए तो अलग होता, ठीक है, मतलब बाल धोने वाला अलग, कंडीशन अलग, सीधा करने वाला अलग, मतलब कुछ भी, तो ये कॉस्मेटिक होता है, उन्हीं के लिए सब बनवा किया है। ठीक, अब क्वालिफाइड पर्सन क्या होता है, क्वालिफाइड पर्सन जनरली रिफर टू सम वन हुज, ठीक है, मतलब कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए, ठीक है, पोसेस द एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिक्वायर टू कैरी आउट स्पेसिफिक ड्यूटी रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चर और तुम्हारे पास टेस्टिंग सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, ये सब उस जिस बंदे को आता है उसको क्वालिफाइड पर्सन के अंतर्गत रखा जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखा जाए तो डी फार्मा होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन,
ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, डी फार्मा होना चाहिए। यदि बी फार्मा है तब भी चलेगा, एमएससी वगैरह भी चलती है, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी वगैरह जो किए रहते हैं उनका काम करता है इस पर। ठीक है, ठीक, तो ये तुम्हारे पास हो गया इनकी डिफिनेशन। दोबारा हम आपको बताते हैं, ड्रग्स की डिफिनेशन ये, कॉस्मेटिक की डिफिनेशन ये, और हमारे पास क्वालिफाइड पर्सन की डिफिनेशन ये। तो इतनी डिफिनेशन थी जो आपके सामने हमने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट में क्या दे रखा बाबू, क्या दिया है जी, राइट ए नोट ऑन शेड्यूल एन। शेड्यूल एन पे आपको क्या करना पड़ेगा, 60 डॉट लिखना पड़ेगा। तो आपके सारे शेड्यूल एन क्या होते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट आते हैं, ठीक है, इसका मीट यानी एक्चुअल में काम क्या होता है, कैसे प्रोसीजर की जाती है, सब कुछ इसमें लिखना पड़ेगा। तो ये आपके सामने लिख रखा शेड्यूल एन। देखिए अलग अलग शेड्यूल की अलग अलग दवाइयाँ होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिख रखा, सबसे पहले दिस शेड्यूल इंक्लूडेड द लिटमस, लिखा लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट। इसमें बहुत सारे मिनिमम इक्विपमेंट होते हैं, मतलब ज़्यादा मोटार पेस्टल वगैरह, पीपेट वगैरह, सीजर वगैरह, ये सब सारे चीज़ें होते हैं, वैसे चीज़ ज़्यादा नहीं होते हैं। तो लिस्ट ऑफ द मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द, लिखा इफिशियंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, मतलब शेड्यूल एन ऐसा होता है जिसमें बहुत सारे मिनिमम इक्विपमेंट रखे जाते हैं जिससे आपकी फार्मेसी आराम से थोड़ा सा रनिंग कर सकते, उसको क्या बोलते हैं, शेड्यूल एन बोला जाता है। तो लिखा दीज रिक्वायरमेंट आर, मतलब इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले इंट्रेंस होना चाहिए, मतलब जहाँ पर आदमी बैठे उठेंगे, ठीक है, इंट्रेंस। अब यहाँ पर इंट्रेंस हो गया, फिर परमिसेस होना चाहिए, फार्मेसी परमिसेस शुड बी द सेपरेट फ्रॉम द रूम, अलग से एक रूम होना चाहिए फॉर प्राइवेट पर्पज़ के लिए। जैसे मान लेते हैं आप फार्मेसी खोले हुए हैं, ठीक है, एक्चुअल में देखा जाए तो आप फार्मेसी मान लेते हैं ऐसे खोले हुए हैं। तो अब देखिए फार्मेसी ये दुकान होगा, पीछे एक ऐसा कोई ऐसा चेंबर बनाना चाहिए जो कोई पेशेंट के मान लेते थोड़ा सा क्लिनिकल पर्पज़ के लिए आप लेटा उठा सकते हैं, सुई लगा सकते हैं। एक्चुअल में डी फार्मा में कर लगते हैं, ठीक है, तो आप मेडिकल स्टोर पे सुई नहीं लगाते हैं, बट यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक, एक सेपरेट एरिया प्राइवेट पर्पज़ के लिए। द फार्मेसी फ्लोर शुड बी स्मूथ, तथा यानी क्या होता है, वॉशेबल होना चाहिए, मतलब जो भी फ्लोर बनाना चाहिए स्मूथ होना चाहिए, और उसको वॉशेबल धोने योग्य होना चाहिए, नहीं तो बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो क्या करेंगे, ऐसा थोड़ी मुँह ताकेंगे। तो ये सब बढ़िया होना चाहिए, ठीक। फिर क्या लिख रखा है, फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर तथा ऑपरेटर, ठीक है, द फर्नीचर और ऑपरेटर्स ऑफ फार्मेसी शुड बी डिजाइन एज पर यूजेज, मतलब अकॉर्डिंग टू हमें जो यूज करनी है। जैसे आपके पास टोकन होना चाहिए, ठीक है, टोकन इसे डोंगा बोलते हैं, जिसमें दवाइयाँ आप आराम से रख सकें, ठीक है, ये होना चाहिए। एज पर तुम्हारे पास क्या होगा, यूजेज के अनुसार ये सब काम करना पड़ेगा। ऑपरेटर्स देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या लिखना पड़ेगा, कौन कौन से ऑपरेटर्स इसके अंतर्गत आते हैं, मोटार तथा पेस्टल और ग्लास होना चाहिए, ठीक, उसके साथ साथ पीपेट होना चाहिए, सीजर होना चाहिए, स्पैचुला होना चाहिए, रबर होना चाहिए, स्पिरिट लैंप होना चाहिए, फिर उसके साथ वेट होना चाहिए, थर्मोमीटर होना चाहिए, स्पिरिट लैंप होना चाहिए, सॉरी लिटमस पेपर होना चाहिए। ये बताता है, कोई लिटमस पेपर बताता है कि आपका कोई भी चीज़ नेचुरल है, नेचुरली एसिड है कि बेस है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग डिस्क होना चाहिए, मतलब जिसमें नमी कोई रहे तो गर्म करके उसको नमी को दूर कर दिया सके, ठीक, ये हो गया। कोर एक्सट्रैक्शन होना चाहिए, कोर एक्सट्रैक्शन मतलब जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसे निकालने का आपके पास प्रोसेस होना चाहिए। तो ये तुम्हारे पास शेड्यूल एन के अंतर्गत आते हैं, मतलब सिंपल सा शेड्यूल एन के अंतर्गत वो चीज़ें आते हैं जो ऑपरेटर्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर था अभी शेड्यूलिंग की, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी, शेड्यूल बहुत सारा है तुम्हारे पास, उसको आप मेंटेन कर दीजिएगा। एक बार शेड्यूलिंग पढ़ लीजिएगा, कौन कौन से शेड्यूल की इसके अंतर्गत दवाइयाँ आती हैं, उसको हम बताएंगे, एक नोट बना देंगे, ठीक है, उसी के अंतर्गत सारा हम आपको दे देंगे, उसी में शेड्यूलिंग हो जाएगी, आराम से अपना कर सकते हैं। यहीं पर भी देखें भाई शेड्यूलिंग वाली दवाइयाँ, जितनी शेड्यूलिंग वाली दवाइयाँ यहाँ पर आती हैं, देखिए शेड्यूल ये आपके सामने है, देखिए लीगल टू शेड्यूल हो गया, शेड्यूल कौन सा था जी, शेड्यूल एन है, शेड्यूल जी के RSTUVKMLN ऊपर एन देखा, लिस्ट ऑफ द मिनिमम इक्विपमेंट इफ रनिंग ऑफ फार्मेसी, मतलब उसमें वो चीज़ रखी जाती है जिससे आप फार्मेसी को चला सके, इसमें इक्विपमेंट वगैरह आते हैं। ओ में तुम्हारे पास क्या होगा, यानी डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड वगैरह, जैसे फिनाल हो गया, ईथर हो गया, ये सब चीज़ें आते हैं। ये शेड्यूलिंग वाला हम क्या कर देंगे, एक छोटा सा वीडियो बना देंगे, उस पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए लिख रखा है लिस्ट ऑफ द मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द इफिशियंस रनिंग ऑफ फार्मेसी, मतलब ये चीज़ होना चाहिए जिससे आप फार्मेसी आराम से चला सकें। अब मोटार पेस्टल सीजर वगैरह तुम्हारे पास, ये ऑपरेटिंग डिस्क नहीं वगैरह रहेगा तभी आप फार्मेसी चला सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है।
इसमें क्या होगा, लोन लाइसेंस क्या होता है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। लोन लाइसेंस एक्चुअल में डिफिनेशन में सबसे पहले लोन, इसको दिख तो रहा है ना भाई, लोन लाइसेंस क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा, 5th नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, लोन लाइसेंस क्या होता है, जैसे अब लोन लाइसेंस क्या होता है, जैसे आपको किसी पर्सन में आपको दुकान खोलनी, बट आपके पास प्रॉपर अमाउंट में जगह नहीं है। ठीक है, प्रॉपर अमाउंट में जगह नहीं है तो आप क्या करेंगे, कहीं से किसी से पर्सन से लोन ले लेंगे। लोन का मतलब ठीक किसी से मांग लेंगे, भैया अपना लाइसेंस हमें दे दीजिए, हम आपको पैसा इतना इतना देंगे, तो उसको लोन लाइसेंस बोला जाता है। तो ये सामने रहा लोन लाइसेंस। अब लोन लाइसेंस क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पे, जैसे आपके पास कोई एक कंपनी खोलनी बट आपके पास पर्याप्त जगह नहीं है, पर्याप्त पैसा नहीं है, फैसिलिटी सुविधाएं ठीक है नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी बंदे से या किसी आपका दोस्त हो सकता है, रिलेटेड या किसी कंपनी हो सकती है, उससे आप क्या कर सकते हैं, कुछ समय के लिए, कुछ ड्यूरेशन के लिए दवाइयाँ मैन्युफैक्चर करने के लिए आप ले सकते हैं। तो लिखा है दिस टाइप ऑफ लाइसेंस इज इशू टू ए पर्सन हु मैन्युफैक्चर ड्रग्स एट परमिसेस आप अनदर पर्सन, या पार्टी लाइसेंस ऑफ मैन्युफैक्चर ड्रग्स एक्ट तुम्हारे पास है। ठीक है, ड्रग्स द एक्ट हो गया, सिंस ही डज हैव हीज ओन परमिसेस होता है, और तुम्हारे पास लिखा है फैसिलिटिंग होनी चाहिए फॉर मैन्युफैक्चर ड्रग्स। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एक पर्सन है, हमारे पास बहुत पैसा हम लेते हैं ठीक, बट हमको ठीक है एक्चुअली पैसा नहीं है जी, हमारे पास बहुत पैसा, हम कंपनी कोई खोल दिए ठीक, अब कोई अदर पर्सन आए भाई कहे आपकी कंपनी हमें चाहिए, हम आपको लोन देंगे, हमारे पास पैसा था बट उसके पास पैसा नहीं था, वो कमा कमा के हमारी चीज़ों को क्या कर देगा, भर देगा, तो उसको लोन लाइसेंस बोला जाता है। ठीक है, देखो ही डज नॉट हैव द ईच परमिशन, उसके पास कोई परमिशन नहीं है, मतलब उसके पास परमिशन नहीं है, उसके पास फैसिलिटी की व्यवस्था नहीं है कि दवा को मैन्युफैक्चर करे, तो वो क्या करेगा, आपसे कंपनी ले लेगा, आपको पैसा देता रहेगा। ठीक है, उसमें तुम्हारे पास, अब उसके लिए भी ऐसा दे नहीं देंगे, कागज बनता है, उस कागज को लोन लाइसेंस बोला जाता है। इसमें होते क्या, सब दवाइयाँ तो बना सकता बट शेड्यूल एक्स की दवाइयाँ नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि इसमें नारकोटिक तथा साइकोटिक ड्रग्स आती है। मान लेते कंपनी आपकी है, कोई खतरनाक चीज़ बना के बेच दिया मार्केट में, तो आप रेला जाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। ठीक, तो ये होना नहीं चाहिए। लाइसेंस एंड परमिशन शुड बी द कंप्लाई ऑल द कंडीशन, मतलब हर एक कंडीशन पे क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। जितने भी रिक्वायरमेंट आर नेसेसरी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, मतलब जो तुम्हारा ड्रग्स बनानी मैन्युफैक्चर करनी वो सब कुछ आपके इक्विपमेंट रिक्वायर होने, नेसेसरी मतलब रिक्वायरमेंट होने ही होने चाहिए। ठीक है, लिख रखा है ही सब, यानी ही शुड सबमिट आर द कॉन्स्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द ओनर ऑफ द परमिसेस एंड लाइसेंस अथॉरिटी अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ लोन प्राइमिसेस लोन लाइसेंस। अब ये क्या कह रखा, ध्यान से सुनिए, मतलब क्या कर देते हैं, उस ओनर का हम क्या कर देंगे, ठीक परमिशन उसको आप ले लेंगे। ठीक है, उसको ले लेंगे और उस पर क्या कर देंगे, अथॉरिटी के द्वारा एप्लीकेशन लिखवा देंगे। ठीक है, एप्लीकेशन लिखवा देंगे और तब क्या करेंगे, लोन जो रहेगा आपके नाम से, ठीक है, एक्चुअली पास नहीं होगा, वही बंदे के जो होगा जिसका सब कुछ रहेगा उसी के नाम से पास होगा, बट एक कागज आपका बन जाएगा कि ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अब जो भी काम करे उसका कुछ ना कुछ परसेंट उसे देते रहेंगे। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है जी, ये तो दूसरा है जी। ठीक है, तो लोन लाइसेंस यहीं तक था। ठीक है, लोन लाइसेंस के बारे में आपको इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, लोन लाइसेंस में इतना आपको लिखना पड़ेगा, इसको भाई साइड में रखते हैं। ठीक है, तो लोन लाइसेंस क्या होता है, यहाँ से 1 2 3 4 5 पॉइंट लिख देंगे, अपना काम हो जाएगा, हेडिंग डाल के अच्छे तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, मैजिक रेमेडीज क्या होता है, देखिए क्या लिख रखा है जी, गिव द क्लास ऑफ एडवर्स, यानी लिखा है एडवर्टाइजमेंट विच आर प्रोहिबिटेड अंडर द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज, कितने साथ 1954 के तहत आपको मैजिक रेमेडीज से जादुई इलाज बोलते हैं, जो रोड के साइड में देखें तो लगे होते हैं बहुत सारे, तो वो कैसे मैनेज होते हैं उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 6ठा नंबर, ठीक है 21 पेज नंबर। ठीक है, यहाँ पर तो मैजिक रेमेडीज क्या होती, कौन सा एक्ट होता है, यदि मानेंगे नहीं तो पिलांती वगैरह क्या होता, तो आपके सामने ये दिया गया है मैजिक रेमेडी। अब मैजिक रेमेडीज क्या होता है, कोई बंदा रोड के किनारे खड़ा हो गया, ठीक है, या बैठा हुआ है, या अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा चलता भाई होता क्या, जैसे आते हैं गाँव में बोलते हैं हाई तू ले ला अंगूठी, जादुई अंगूठी है, बाबा हैनकर बाबा हैनकर बाबा हैनकर है। ठीक है, मतलब कहेगा भगवानों को भी बदनाम कर रहा है, भगवान इनका इस भगवान का इस भगवान का, यदि पहनेंगे तो ये हो जाएगा, सारी बीमारी कष्ट दूर खत्म हो जाएगी, ये सारी चीज़ आपसे बोलेगा। ठीक है, तो आपको दे देगा।
तो ये तो लोकल लेवल पे, तो बहुत बड़े बड़े लेवल पे ये वर्क हो रहे हैं भाई, ठीक है। तो उसको मैजिक रेमेडीज बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इट इज सीन इन इंडिया, इंडिया में देखा जाए तो क्या होगा, द सम पर्सन आर सेलिंग मैजिक रेमेडी, बहुत सारे ऐसे लोग या कर देते हैं, ठीक है, मैजिक रेमेडी सेल करते हैं। जैसे वो कवच बेचेंगे, मंत्रा बेचेंगे, तालिसम बेचेंगे, ये सब बेचेंगे और क्लेम करेंगे कि देम आर यूनिवर्सल ट्रीटमेंट फॉर द एनी डिजीज, मतलब बोलेंगे कि ये दवा लीजिए, दुनिया का कोई भी बीमारी रहे रामबाण इलाज है, ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है, एकदम से फेक टाइप में, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, मैजिक रेमेडीज बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग प्रोडक्ट लेकर आते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो कहते हैं, जैसे टाइफाइड हो गया आपको, ठीक है, टाइफाइड हो गया तो बोलेंगे एक्चुअल में जो एलोपैथ होती है कम से कम स्टेप होता है, कम से कम 21 दिन या 10-15 दिन, डिपेंड करता है इम्यूनिटी पे, ठीक है, उसको मारने के लिए, ठीक है, पूरी तरह से मारने के लिए काम किया जाता है। बट बहुत सारे लोग आएंगे कहेंगे भाई हमारा तू हरी जड़ी बूटी ले ला, 3 दिन के अंदर टाइफाइड खत्म। एक्चुअल में टाइफाइड खत्म हो गया, टेस्ट में नहीं दिखा रहा, बस सोलमेनिला टाइप ही हमारे शरीर के अंदर बैठा है, जब पाएगा तब भाई तरेलेगा कायदे से, ठीक है। तो ऐसा, ठीक है, दावा करते, तो उसी को क्या बोलते हैं, मैजिक रेमेडीज बोला जाता है। एडवर्टाइजमेंट एंड मैगजीन न्यूज़पेपर ऑन द, यानी लिखा ऑन परमिसेस सम डॉक्टर, और तुम्हारे पास हकीम हो गया, वैद हो गया, इस सब पे क्लेम करते हैं, ठीक है। आल्सो फाउंड क्लेमिंग इन के यानी क्योर डिजीज, मतलब बहुत सारे ऐसे अब बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जैसे दीवाले पे लिखा हकीम उस्मानी, हकीम ये, वैद ये, इनसे मेरी गुप्त रोगों का संपूर्ण इलाज, पाइल्स का इलाज, डायबिटीज का इलाज, मतलब खतरनाक टाइप में कहते हैं, बवासीर एक टीके में जड़ से खत्म, मतलब एकदम से खतरनाक टाइप में भाई ठीक है। तो बड़े बड़े मैगजीन न्यूज़पेपर दीवारों वगैरह पे लोग छपवा देते हैं, कौन कौन डॉक्टर भी होते हैं, हकीम भी होते हैं, वैद होते हैं, ये सब अपना कि डिजीज को क्योर करने का दावा करते हैं, उसको मैजिक रेमेडीज के अंतर्गत आ जाता है। अब इनको रोकने के लिए एक एक्ट लाया गया, क्या बोलते हैं उसको, एक्ट को ड्रग्स तथा मैजिक रेमेडीज एडमिनिस्ट्रेशन लिखा, एडवर्टाइज एक्ट 1954। अब ये इसका मेन उद्देश्य क्या था कि रोकना, सिंपल सा रोकना था। ड्रग्स तथा मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 इज पास फॉर रेगुलेटिंग द एडवर्टाइजमेंट ऑफ सम ड्रग, कुछ ड्रग्स होती है जिससे एडवर्टाइजमेंट ऑफ रेमेडीज है विद लिखा क्वालिटी ऑफ मैजिक, मतलब जो क्वालिटी ऑफ मैजिक जो बता रहे हैं कि इतनी जितना जादू ये जादू ये जादू, उसको रोकने के लिए लाया गया था। इसमें इसका मेन उद्देश्य क्या था, ब्रेक स्टॉप द फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, मतलब जो तुम्हारे पास गलत एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, अब फॉल्स यानी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, चाहे रोकना पड़ेगा चाहे पूरी तरह से ख़त्म करना, इनका मेन उद्देश्य था, ठीक। ये हो गया। स्टॉप द क्लेम मिरासिकल हेल्थ, मतलब क्या कहते हैं, नहीं आपके यहाँ अद्भुत शक्ति आ जाएगी, ये खा लीजिए आपका ऐसे कर देंगे वैसे, और खासकर जो, ठीक है, एडल्ट लोग होते हैं कहते हैं, ठीक है, एडल्ट में ज़्यादा फोकस करते हैं, क्या है, कहेंगे भले ये खा लिए घोड़े जैसी शक्ति आई है, ये कर देंगे वो कर देंगे, फाड़ देंगे वो कर देंगे, मतलब खतरनाक टाइप, खाएंगे तो स्टलाइज हो जाएंगे भाई, खड़ा कभी नहीं होगा आपका, ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी भाई, ठीक। तो वो सब चीज़ आप प्लीज़ मत खाइए, नेचुरल बॉडी बनाइए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, ठीक है, हमेशा के लिए, ठीक। अब यहाँ से अब कोई ये नहीं मानेगा, अब ये सब नहीं मानेगा तो क्या होगा, इफ़ एनीवन ब्रेक द रूल पनिशमेंट, कितने साल के लिए जेल होगा, कुछ साल के लिए, कितने 6 साल के लिए आपको जेल हो जाएगा, कितने 6 साल के लिए जेल हो जाएगा, प्लस में कुछ फाइन लगेगा, एटलीस्ट 50 या 1 लाख फाइन था, बट एग्जैक्ट नहीं पता था तो हमने क्या कर दिया, इसे फाइन लिख दिया है। अब जो नहीं मानेगा तो इन सब पे पेनल्टी लग जाएगी। तो क्या क्या दिएगा, सबसे पहले मैजिक रेमेडीज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, ये मेन 2 उद्देश्य, यहाँ पर 2 मेन उद्देश्य हैं। इसकी पिलांती वगैरह कितना लगा सकते हैं, 6 महीना जेल रहेगा, कुछ फाइन लगेगी, फिर छूट के फिर काम करेंगे, वही अपने इंडिया में यही चल रहा है, ठीक। छठा नंबर क्वेश्चन क्या दिया भैया, ठीक है, छठा नंबर क्या दे रखा, फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी, मतलब ये क्या कर रखे, एक लिखा है इंस्टीट्यूशनल, मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, एनिमल एथिकल कमेटी बनाई गई है जो इस पर मैनेज करते हैं। अब इनका मेन उद्देश्य क्या था, अब ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये भी क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल यानी इंस्टीट्यूट जो चलाते हैं, एनिमल एथिकल कमेटी, अभी क्या कहते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IAEC, जिसे हम यहाँ पर लिख देते हैं IAEC, क्या बोलते हैं इसे, इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी, ठीक। ये हो गया। अब ये क्या कह रखा, ध्यान से सुनिए, इनका मेन उद्देश्य क्या था, इस कमेटी क्या होता है, ठीक, कमेटी विद द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर्ड बाई, ठीक है। अब ये क्या कर देते हैं, इसमें रजिस्टर होते हैं बाई कमेटी फॉर द कंट्रोल एंड सुपरविजन एक्सपेरिमेंट ऑन एलियन एनिमल, मतलब इनका जो मेन उद्देश्य था,
ये करते क्या है, ठीक है, करते क्या भाई, जैसे कोई बंदा एनिमल पे रिसर्च कर रहा है, जैसे अभी हमारा मन करे हम मुर्गी काट के उस पर रिसर्च करें, मुर्गी उर्गी तो काट सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। जैसे मान लेते हमारा मन करे क्या किसी कुत्ते को लेके आए काट के रिसर्च करें, बट ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक। या लैब में कोई मेढक पे आप रिसर्च कर रहे हैं या किसी चूहे पर रिसर्च कर रहे हैं, तो ये सब नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो उसमें एक एक्ट लाया गया, एक कमेटी बैठाएगी कि इन सबको देखो कि ये सब खतरनाक तो नहीं, उसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, उसके अनुसार कर रहे हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपके लिए रेलाई हो सकती है। तो कमेटी आपकी देखभाल करती है, तो इसमें वही सब लोग करते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या, इनका जो मेन उद्देश्य क्या होता है, लिखा रिव्यू अप्रूव, यानी तुम्हारे पास एनिमल एक्सपेरिमेंट, मतलब हमको जैसे मान लेते लैब खोलना है और एनिमल पे हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना, तो हम इनसे अप्रूवल लेंगे, किसके द्वारा, IAEC कमेटी के द्वारा हम अप्रूवल लेंगे, कागज़ बना लेंगे कि हम महीने में 10 चूहे को एज ए एक्सपेरिमेंट पर्पज़ के लिए प्रयोग करेंगे, तो वो सब बताएंगे। यदि आप पर्पज़ करेंगे तो उसका स्टेप बाय स्टेप होता है कि पहले आपको एनेस्थीसिया देना है, उसके बाद काटना है पीटना जो है, अब यदि मर गया तो उसको भी आपको नोटिस करना पड़ेगा, यदि जिंदा हो गया तब भी करना पड़ेगा, कि आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, मेडिकल पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, तो ये सबको भी तुम्हारे पास अप्रूवल कौन देता है, यही देता है। मॉनिटर एनिमल केयर एंड यूज, मतलब आपको मॉनिटर कर, यही कमेटी करती है कि एनिमल को कितना हमें केयर करना है, ठीक है। जैसे अभी सरकार के द्वारा चलाया गया है बहुत सारा, ठीक है, जो हमारे पास जो काटे जा रहे थे बछड़े गाय वगैरह, उस पर बैन लगा दिया गया है, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा। तो उसमें होता क्या रहा है, बहुत सारे छोटे छोटे जगहों पे देखेंगे वो खुल गया, गौशाला खुल गया, ठीक है। देखिए गौशाला खुल गया तो उसमें लोगों को पैसा दिया, सरकार के द्वारा फंडिंग होती है, वहाँ पर खाना खिलाना, ठीक है, मतलब सब काम उनको एक बंद एरिया में किया जाता है, केवल कागज़ों में होता। अभी हम जहाँ पर प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं, ठीक है, और अपने एरिया में भी देखे होंगे, हमारे रहने की बात नहीं, अपने एरिया में देखिए कहीं गौशाला खुला होगा तो उसमें देखेंगे गौशाला कोई नहीं रहेगा, बट कागज़ पे लिखा रहेगा कि इतने इतने गौशाला हमारे पास गायें हैं, प्रॉपर फीडिंग की व्यवस्था की जाएगी, पैसा सरकार से लेंगे, नाम पे कुछ नहीं करेंगे, ठीक। तो ये हो रहा है, तो एनिमल का केयर करना, उसका यूज किस पर्पज़ के लिए आप यूज करें, एक्सपेरिमेंट पर्पज़ के लिए, ये सब कुछ देखने की जिम्मेदारी इन्हीं कमेटी की होती है। प्रमोट द 3R प्रिंसिपल, यानी सबसे पहले क्या करना, रिप्लेसमेंट करना, रिड्यूज करना और रिफाइनमेंट करना, तो ये सब प्रोसेस करेंगे जिस पे आप मेंटेन कर पाएंगे। मेंटेन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, मतलब कितना एनिमल जैसे इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, कितने कट पीट जा रहे हैं, ठीक है, कितने कट पीट जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसको रिकॉर्ड तथा रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ होगा कंट्रोल इंस्पेक्शन, मतलब क्या करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, तो ये कमेटी करती है। बट इंडिया में देखा जाए तो बैन हुआ, केवल कागज़ों में अभी बहुत जगह चल रहा है, ठीक है। लोग क्या करें, गौ तस्करी कर रहे हैं, मार पीट के खा ही तो रहे हैं भाई। अब लोग ऐसे ऐसे घटिया इंसान है, गाय को भी खा रहे हैं, बताओ सोचो, वो हमें दूध देती बिना स्वार्थ के, ठीक है, उसको भी हम मार के खा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं भाई, ठीक है, कितनी घिन की बात है भाई, ठीक है। ये हो गया यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास मेन फीचर ऑफ ड्रग्स प्राइस कंट्रोल आर्डर 2013, मतलब 2013 के साथ देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, ड्रग्स की प्राइस को कंट्रोल करने का फीचर क्या होता, ठीक है। इसमें बहुत सारा चीज़ कहा गया था, प्लीज़ इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास कितना नंबर क्वेश्चन है भाई, 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर 43 पेज नंबर, ठीक है, 43 इधर पीछे तो था, ठीक है। तो इनका तुम्हारे पास जो मेन उद्देश्य था यहाँ पर आपको लिख देना पड़ेगा। देखिए लिखा ड्रग्स प्राइस कंट्रोल आर्डर, जिसे हम DPCO 2013 के तहत क्या कहता, इस पे दवा की जो तुम्हारे पास है, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है ना, उसके प्राइस को कंट्रोल करना, उसको आप बढ़ा नहीं सकते, ठीक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि गरीब तबके के भी लोग रहते हैं, उनमें कंसीडर किया जाता है। क्या लिखा है, DPCO जो पार्ट ऑफ न्यू ड्रग्स पॉलिसी अनाउंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये किसके द्वारा किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्प्लॉयड अंडर सेक्शन 3 के तहत देखा जाए तो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 टू कंट्रोल द प्रोडक्शन, ठीक है, यानी कितनी दवाइयाँ प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितनी सप्लाई कर सकते हैं, कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सेल ऑफ ड्रग्स टू, यानी गुड्स टुगेदर विथ द ड्रग्स, मतलब जो ड्रग्स आप बना रहे हैं, कितना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, यानी गुड क्वालिटी का है कि नहीं, इसके देखने के लिए एक कमेटी बैठाई गई थी। लिखा दिस ऑर्डर वाज फर्स्ट टाइम पास 16 मई 1970 में ये पास हुआ था, ठीक, बट उसमें बहुत सारी कमियां थी। फिर क्या हो गया, दिस ऑर्डर हैज़ द डायरेक्ट कंट्रोल बाय द प्रॉफिट, यानी बिल्टी, मतलब इसका जो मेन उद्देश्य था कि प्रॉफिट आपको कम कमाना है,
प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को तुरंत कम कर दिया गया, जो दवा की प्राइस थी भरने से मिनिमाइज हो गई। आप फार्मास्यूटिकल बिजनेस एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑन द प्राइस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मतलब इनडायरेक्टली देखा जाए तो तुम्हें क्या बोल दिया गया कि फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस को कंट्रोल कर दिया जाए, इसलिए जेनरिक दवाओं का उद्गम हुआ अपने भारत में। द ड्रग्स प्राइस कंट्रोल आर्डर, ठीक है, वाज रिवाइज, इसे रिवाइज किया गया कब, यानी देखो 70 में बना था, 9 साल बाद 1979 में। इन विच द सेलिंग प्राइस फॉर कंट्रोल कैटेगराइज ऑफ द बल्क ड्रग्स, अब इसमें बोला गया था कि जो बहुत बड़े बड़े ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स मतलब जो बहुत ज़्यादा लेते हैं उनको तुम कंट्रोल करो। अब बताओ क्या करेंगे, ग्राहक जो छोटे छोटे तस्कर के लोग हैं, गरीब तस्कर के लोग, वो तो बल्क में तो लेंगे ना, वो तो एक पत्ता लेंगे यार, एक पत्ता 2 गोली 4 गोली लेंगे ना, तो उसमें केवल बिजनेस के बारे में सोचा गया था एंड देयर फार्मूलेशन को, फिर ये भी फेल हो गया। फिर तुम्हारे पास 1979 टू पुट 370 ड्रग्स अंडर कंट्रोल प्राइस, मतलब इसके तहत देखा जाए तो 370 ऐसी ड्रग्स रखी गई जो कंट्रोल प्राइस कंट्रोल के अंतर्गत थी, ठीक। फिर अभी नहीं होने वाला भाई, ये तो दिक्कत हो जाएगी। These drugs were the segregated into the 3 कैटेगरी, 3 कैटेगरी में इन्हें बांटा गया था। पहला, सबसे पहले मैक्सिमम अवेलेबल, मतलब क्या करना, अलाउेबल पोस्ट मैन्युफैक्चर एक्सपीरियंस, जिसे हम यानी MAPE बोला जाता है, मैक्सिमम अलाउेबल मतलब कितना तुम अलाउ कर सकते हो, पोस्ट मैन्युफैक्चर के बाद, ये हो जाएगा इनके बारे में। अब क्या दे रखा, फिर 2013 में DPCO इम्प्योर किया अपने आप को, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी एक बनाया और रेगुलेट किया कि भाई प्राइजेस को अभी कंट्रोल करना है। आप कितना, तुम्हारे पास टोटल देखा जाए तो हमारे पास 300, ठीक है, 300 कितना 48 इसेंशियल ड्रग्स और एज पर द DPCO 2013। अब इतने ड्रग्स को इसमें रखा गया, ठीक है, इसेंशियल ड्रग्स कैटेगरी में रखा गया कि ये ज़रूरत वाली चीज़ें, इसको आप बढ़ा नहीं सकते बिना सरकार की अनुमति का, जो गरीब तबके के लिए होता है, ठीक। अब यही दवाइयाँ तुम्हारे पास जो होती हैं हमारे सरकारी हॉस्पिटल वगैरह में प्रयोग की जाती है, फ्री आपको दी जाती है मोस्ट ऑफ द पर्सन को, ठीक है। लिखा, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ DPCO 2013 के तहत देखा जाता है टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑल इसेंशियल ड्रग्स एट द रीजनेबल प्राइज, मतलब कहता है कुछ प्राइजेज ऐसी रखा जाए तो हर एक बंदा आराम से क्या कर सकते, उसे अफोर्ड कर सके, इनका मेन उद्देश्य था। टू कन्फर्म दैट द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स डज नॉट इंक्लाइन विद द प्राइस फिक्सेशन, मतलब प्राइस यदि फिक्स हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, नहीं कि ड्रग्स की क्वालिटी कम कर देनी, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ठीक। फिर क्या लिखा, टू प्रमोट द रेशनल प्रिस्क्राइब ड्रग्स इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, मतलब ऐसे क्या करिए, जो रेशनल ड्रग्स होते हैं, जो प्रिस्क्राइब ड्रग्स होती है उसको प्रमोट किया गया कि भाई इसको तो ज़्यादा आप बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। तो इन सबको मेंटेन करने की जिम्मेदारी दी गई इसी को, DPCO को। ये क्या करी, बोला गया क्या कि भैया आप प्राइस कंट्रोल करिएगा जिससे गरीब तबके के लोग इसेंशियल ड्रग्स आराम से अफोर्ड कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए जेनेरिक दवाइयाँ अपने इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया। अब तुम सोच सकते हो जेनेरिक दवाइयाँ की क्या हाल है, यदि दाम रहेगा 120 रुपया तो मिलेगा 20 रुपया 100 रुपया लोग कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये जेनेरिक दवाइयाँ की हालत है, ठीक है। ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है धीरे धीरे, आप जान ही रहे हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है जी, व्हाट आर द प्रोविजन अंडर द, ठीक है, अंडर विच RMP में टर्मिनेट, ठीक है, टर्मिनेट है द प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन एज पर द MT एक्ट तुम्हारे पास 1971 के तहत, मतलब ये क्या कर देना, यदि कोई फीमेल को एबॉर्शन कराना, मतलब जो उसके पेट में बच्चा है उसे टर्मिनेट कराना, यानी बाहर करवाना, तो इस तहत के तहत कैसे काम करेगी उसके बारे में यहाँ से बताना पड़ेगा, ठीक है। कैसे क्या करना पड़ेगा इसको आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। 43, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे चीज़ होते हैं। देखिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1970 के तहत क्या क्या कहा गया है, मतलब टर्मिनेशन कब करवा सकते हैं, यानी अब जो पेट में जो बच्चा कब तुम बाहर निकलवा सकते हो, जैसे आपको अनवांटेड लग रहा है, खराब है है, या रेप के केसेज हो जाए, अननोन सेक्स के कारण से हो रहा है, या आपकी शादी नहीं हो, वो चीज़ हो गया, तो कब टर्मिनेट करा सकते हो, उसके लिए बहुत सारा एक्ट लाया गया, ठीक। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, रूल 1975, रेगुलेशन 1975 सेट स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड सेट किया गया फॉर द सर्टेन केस ऑफ प्रेगनेंसी टर्मिनेशन बाय द रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि किसी से भी आप टर्मिनेट करवा सकते, मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, बट
गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल होना चाहिए, और डॉक्टर का रिपोर्टेशन भी आपको पता कर लेना चाहिए। देखिए कभी भी कोई भी फीमेल का टर्मिनेशन करवाइए, टर्मिनेशन मतलब एबॉर्शन करवाइए, जैसे बेबी रखना नहीं चाह रही है ना, बेबी नहीं रखना चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारे कंडीशन होते हैं, उस यानी जो औरत है उसकी कंडीशन देखी जाए, और जो तुम्हारे पास बिल डेवलप अच्छे डॉक्टर है तो उनसे करवाइए आप, तब सही रहेगा, नहीं तो दिक्कतें हो जाएंगी भाई, बड़ी ख़राब चीज़ें हो जाएंगी। ठीक, तो ये सब चीज़ देखना पड़ेगा यहाँ से। ठीक, क्योंकि देखा इसमें ब्लीडिंग बड़ी तगड़ी होती है, ब्लीडिंग रुकेगा नहीं तो आदमी की डेथ हो जाती है, लेडीज की डेथ हो जाती है। दिस एक्ट यानी लिखा है एक्सटेंड टू ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया इन एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। ये एक्ट देखा जाए तो दुनिया के हर एक कोने में, मतलब इंडिया के हर एक कोने में देखा जाए तो हर एक स्टेट में फॉलो किया जाता है, बट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, जब ये लाया गया था तो उस समय थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन था जम्मू कश्मीर पे, अब इस समय कर दिया गया है। ठीक, बट पुरानी किताब है तो आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा बाबू, लिखा टू प्रिवेंट लार्ज नंबर ऑफ अनसेफ एबॉर्शन, मतलब इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो अनसेफ एबॉर्शन यानी एबॉर्शन हो रहा है, ठीक है, मेन अनसेफ एबॉर्शन हो रहा है, ठीक है, उसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सब सब्सिक्वेंट यानी सब्सिक्वेंट हाई इंसिडेंट ऑफ द मैटरनल एंड मोर्टालिटी, ठीक है, मतलब मृत्यु दर तथा जन्म दर को हमें मेंटेन रखना पड़ेगा, और इम्प्रूव द मैटरनल हेल्थ, मतलब तुम्हारे पास मैटरनल हेल्थ को क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। इनका मेन उद्देश्य यही था। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, टू लीगलाइज एबॉर्शन सर्विस, मतलब जो एबॉर्शन करवा रही हो लीगल हो कि नहीं। बहुत सारे लोग अब हो का रहा है, जैसे मान लेते कोई लड़का लड़की मिल रहे हैं एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच, ठीक है, विच यूज नॉट डज नॉट यूज ऑफ कंडोम, कंडोम का यूज़ नहीं कर देते, जो स्पर्म रहता फीमेल के वेजाइना में इंटर कर जाता, ठीक, तो जाके फर्टिलाइजेशन कर देता है, तो अगली जो फीमेल रहती है, फीमेल पार्टनर रहती है, अगला जब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता तो चेक करती है, ठीक भाई, कहती हैं तो प्रेग्नेंट है, तभी वो लोग एबॉर्शन करा लेते हैं। एबॉर्शन वो करवाते नहीं एक्चुअल में, तो उसके लिए अनवांटेड किट वगैरह गोली आती, देखेंगे वो लोग खा लेते हैं। ठीक है, हम मेडिकल स्टोर पे रहते हैं, अब तुम सोच सकते हो इतना अपने यहाँ ख़राब है कि कम से कम 8-10 तो रोज़ बिक जाता है अनवांटेड किट, वो भी बिना विदाउट प्रिस्क्रिप्शन का, और अपने यहाँ दिया जाता भाई, सब लोग देते हैं। अब सोच सकते हो ये तुम्हारे पास स्थिति है। ठीक है, तो ये काम हो रहा, तो उसे लीगल बनाए रखना, ठीक है, लीगल एबॉर्शन यानी सर्विस मेंटेन करना। टू प्रमोट एक्सेस टू सेफ एबॉर्शन सर्विस टू द वुमेन, मतलब जो तुम्हारे पास औरतें हैं सेफ एबॉर्शन कराने के लिए इनका मेन ये एक्ट लगाया गया कि आप इसके तहत यदि कहीं करवाते हैं तो आपके लिए जिम्मेदारी, ठीक है, बहुत सारी फाइन वगैरह भी लग सकती है, तो ये सब आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा। टू प्रमोट प्रोटेक्शन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, इसके लिए तुम्हारे पास क्या करना पड़ेगा, जो मेडिकल प्रोटेक्शन यानी प्रैक्टिशनर जो अच्छी तरह से प्रैक्टिस किए रहेंगे, हु अदरवाइज वुड बी द पेनाल्टी, मतलब वो प्रैक्टिशनर से द्वारा नहीं कराएंगे या प्रैक्टिशनर आप नहीं किए तब भी आप कर रहे हैं तो आपको पेनाल्टी लग जाएगी। फिर क्या देखा तुम्हारे पास पेनाल्टीज है जी, ठीक है, ये तुम्हारे पास पेनाल, ठीक है, ल होना चाहिए। ठीक है, अंडर इंडियन पैनल कोड तुम्हारे पास सेक्शन 315-316 के तहत आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ये सब नहीं मानेंगे तो आपकी रिलाई हो जाएगी इसमें भी। ठीक है, तो ये सब चीज़ थोड़ा सा मानना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये हो रहा है। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले मेडिकल टर्मिनेशन, देखिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1970, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव इनका उद्देश्य क्या था इसके बारे में पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट में क्या दे रखा बाबू, नेक्स्ट में अब इसमें से कोई 10 ही करना, हम एक तो आपको पीडीएफ में मेंटेन करेंगे। इसमें क्या लिख रखा, कंट्रोल सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कैसे एक्चुअल में ये यानी जो तुम्हारे पास सेंट्रल लेवल पे है ड्रग्स को कैसे कंट्रोल करती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है कैसे ड्रग्स को कंट्रोल करती है, इसके बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक, तो इसको हम आपको मेंटेन कर देंगे, अपना लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है जी, कह दिया फंक्शन ऑफ ब्लड बैंक, ब्लड बैंक का एक्चुअल में काम क्या होता है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे तरीके से बताना पड़ेगा, ब्लड बैंक क्या होता है यहाँ पर। क्या दे रखा भाई, ब्लड बैंक क्या होता है, फंक्शन दिया है, फंक्शन नीचे दिया है। ठीक है, तो यहाँ ब्लड बैंक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ब्लड बैंक क्या होता है, ब्लड बैंक ऐसा बैंक होता है जैसे पैसा जमा करने जाते हैं बैंक में, उसी तरह से ब्लड भी जमा होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो उसको ब्लड बैंक कहते हैं। तो ब्लड बैंक इज ए सेंटर वेयर ब्लड गैदर एज ए रिजल्ट ऑफ द ब्लड डोनेशन। ठीक है, ये
स्टोरेज एंड प्रिवेंशन, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा, प्रिजर्व फॉर लेटर यूज इन द ह्यूमन यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब ब्लड बैंक एक ऐसा जगह होती है जहाँ पर ब्लड को इकट्ठा किया जाता है। कब कि आप फ्यूचर में उस ब्लड को क्या कर सकते हैं, आराम से यूज कर सकें, ठीक। फ्यूचर में यूज करेंगे तो अपना काम बनेगा, ठीक। तो फ्यूचर में आप यूज कर सकते हैं जिससे वो प्रिजर्व किया जाता है। कोई बंदा जैसे हम डोनेशन कर दिए ब्लड का, ठीक, आप प्रिजर्व किया करके रखा रहेगा, जैसे मान लक बाई चांस किसी को रिक्वायरमेंट हो गई उस ब्लड ग्रुप का, तो उसको वो दे दिया जाएगा। ये रोटेशन चलता रहता है। ब्लड बैंकिंग इंक्लूड टाइप ऑफ ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन एज वेल एज टेस्टिंग इन द ब्लड, ठीक है, ब्लड फॉर द इन्फेक्शन इलनेस, मतलब उसमें भी टेस्ट भी किया जाता है कि ब्लड का भाई इन्फेक्शन से तो ना, ये सब पूछा भी जाता है। तो इसमें ब्लड ग्रुप ए आता है, बी आता है, ABO यानी AB आता है और O आता है। तो ये तुम्हारे पास ब्लड ग्रुप होते हैं उस आदमी का, ठीक, कुछ भी हो सकता है, वो रखा रहता है कौन सा एंटीजन कौन सा एंटीबॉडी, ये सारी चीज़ें। अब बेसिक रिक्वायरमेंट थोड़ा सा देख लीजिए, लॉन्ग में आएगा तो लिख दीजिए। स्पेस कितना होना चाहिए, बुक में दिया था 10 मीटर स्क्वायर, बट ये रॉन्ग है, 100 मीटर स्क्वायर कम से कम होना चाहिए। इस इतना एरिया रहेगा तो आप खोल सकते हैं, ठीक है। वेल लाइटिंग की व्यवस्था होना चाहिए, क्लीनिंग की व्यवस्था होना चाहिए, AC वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए, मेन पावर की व्यवस्था होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं, इक्विपमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे आप आइस पैक के जरिए काम किया जाता है, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ दिया गया, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, मगर बट हमसे मेन पूछा था फंक्शन ऑफ ब्लड, यहाँ से इसका काम क्या होता है इसके बारे में आप लिख देते हैं थोड़ा थोड़ा। क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। लिखा एज ए रिफरेंस फॉर द टेस्ट रिक्वेस्ट, मतलब क्या करना पड़ेगा, कोई रिक्वेस्ट आपसे कर रहा है, ठीक है, तो उसके रिफरेंस के जरिए उस ब्लड को आप प्रोवाइड कराए थे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट और स्पेसिमेन, पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए ब्लड बैंक होता है। रजिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग, ठीक है, तुम्हारे पास प्रोसेसिंग ऑफ स्पेसिमेन, इन सबको रजिस्ट्रेशन करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए सब ब्लड बैंक काम करता है, ठीक है। लिखा है एंट्री ऑफ रिजल्ट, यानी इस पे रखा जाता है। अब इसमें तुम्हारे पास है रिपोर्टिंग और प्रिंटिंग, सर्चिंग, यानी सर्चिंग मतलब बड़े बड़े ब्लड ग्रुप से ही क्या कर दिया जाता है भाई, ब्लड बैंक के जरिए ब्लड ग्रुपिंग, ये सब चीज़ मॉनिटर की जाती है कि ब्लड में कौन सी बीमारी है, कौन सा है, सब कुछ यही मेंटेन करते हैं, ठीक। फिर के अदर फंक्शन देखा जाता है, कंट्रोल ओवरफ्लो, मतलब ओवरफ्लो के क्या कर देते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, ठीक। क्वालिटी एसओ, लिखा है क्वालिटी एश्योरेंस फॉर द वर्क स्टेशन, मतलब वर्क स्टेशन में जो तुम्हारे पास काम कर रहे हैं तो उन सबको मेंटेन करते हैं। कंटिन्यूअस क्वालिटी कंट्रोल यही करने का काम करते हैं। ट्रांसफ्यूजन गाइडलाइन, मतलब ब्लड को एक आदमी से दूसरे आदमी चढ़ाते समय क्या गाइडलाइन होनी चाहिए वो मेंटेन करते हैं। नेटवर्किंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की नेटवर्किंग को ये भी मेंटेन करते हैं। तो ये सब आपके सामने इन्हीं के अंतर्गत होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इधर चलते हैं, ठीक है। आपके सामने ये दिया गया, इसके लिए हम पेंसिल भाई लेके आते हैं, थोड़ा सा यहीं पर है भाई पेंसिल है, कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सा शार्प कर दिया है, ठीक है, जिससे आपको दिक्कतें ना हो। चलिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। क्या दे रखा भाई, ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब यहाँ पर अब ये देखा जाए थोड़ा सा, यहाँ पर यदि लाइन इथिक्स में देखा थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप में क्वेश्चन होता है, ठीक है। सन वन के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, बट जो हम लिख रहे हैं एटलीस्ट सही होगा, ठीक है, क्योंकि बुक में भी बहुत सारा गलत है, ठीक है। क्या लिख रखा है, फार्मेसी एक्ट, ठीक है, एक्ट वाज कम इनटू द फोर्स 4 मार्च कब आया था, 1947 को आया था, 1948, 1949 को आया था। कब आया था, अब कमेंट बॉक्स में तुरंत भर भरा के लिखिए कब आया था, 1948 को आया था। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या लिखा, फर्स्ट PCI वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट इन द ईयर, मतलब पहली बार जो तुम्हारे पास है PCI था, कॉन्स्टिट्यूएंट किया गया था, कब किया गया था, 1949 में किया गया था। 1949 कह दिया, 1946, 1948, 1990, 49 किया गया था, ठीक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है ड्रग्स विच, ठीक है, ड्रग्स विच द इम्पोर्ट अंडर द नेम ऑफ द अदर ड्रग्स इज नोन एज, उस मतलब क्या कर दे, एक नाम के दूसरे जगह कोई नाम से हम कंफ्यूजिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या बोला था, अडल्ट्रेशन, इससे मिलावट होती है। मिस ब्रांडिंग, ये तो ब्रांड तो करते हो तो जेनेरिक नाम वाले करते हैं। स्पोरियस ड्रग्स करते हैं, तो यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या लिखा है,
लिख रखा है शेड्यूल ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्मेटिक, मतलब जो तुम्हारे पास कॉस्मेटिक आइटम होते हैं किस शेड्यूल के अंतर्गत रखे जाते हैं। जितने भी तुम्हारे पास कॉस्मेटिक आइटम होते हैं शेड्यूल यस के अंतर्गत रखे जाते हैं, कह दिया है शेड्यूल यस के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब देखिए शेड्यूल यस में क्या आते हैं तुम्हारे पास, शेड्यूल यस देखिए लिख रखा शेड्यूलिंग, देखिए स्टैंडर्ड फॉर द कॉस्मेटिक, जितने भी कॉस्मेटिक आइटम होते हैं शेड्यूल यस के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस सब को आपको देखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा डाई एसिटा, ठीक है, एसिटाइल मॉर्फिन, डाई एसिटाइल मॉर्फिन इज आल्सो नोन एज, उसे क्या बोला जाता है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन को हीरोइन के नाम से जाना जाता है। हीरोइन मतलब वो देखने वाली नहीं, पिक्चर वाले नहीं, हीरोइन एक तरह का तंबाकू पदार्थ होता है। लिख रखा इगोनिन दे रखा, कौन यानी कोकेन दे रखा, या हीरोइन देखा ना दी, तो हीरोइन पे क्या कर देंगे आप, टिक मार देंगे। नेक्स्ट में क्या लिख रखा प्रिवेंशन ऑफ द क्योरटली, ठीक है, क्योर करने का जो काम आता है। टू मिनिमम एक्ट वाज पास इन द ईयर, कब पास किया गया था, ठीक है, कब पास किया गया था आपको बता देना चाहते हैं। ये कंफ्यूजन है क्यों, क्योंकि 26 दिसंबर, कब, 26 दिसंबर 1960 को किया गया था। कब, 26 दिसंबर 1960 से किया गया था। ये हमने एआई से पूछा है, ठीक है, एआई से पूछा, बुक में भी यही दिया रहता है, बट किसी किसी बुक में 1960 पे टिक मारे रहते हैं और किसी किसी पे 1961 पे मारे रहते हैं। तो एक्चुअल में जो तुम्हारे पास 1960 इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यदि मान लेते 1961 मारते हैं भाई तब भी कन्फ्यूजन, ये इसमें डेट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो 1960 पे आप क्या कर देंगे, टिक मार देंगे, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टेबलाइज अंडर द फूड सेफ्टी एक्ट, किसके, यानी एक्ट कब किया गया था, 2004 में किया गया था, या तुम्हारे पास 2005 में किया गया था, 2006 में, या 2007 में। ये कब किया गया था आपको बता देते हैं, 24 अगस्त को किया गया था, 24 अगस्त 2006 को किया गया था, ठीक है, 2006 को किया गया था। तो 2006 कहीं दिया तो इस पर टिक मार देंगे आराम से। फूड एंड यानी अडल्ट्रेशन, फूड और अडल्ट्रेशन में जो मिलावट होती है वो कब पास की गई थी, एक्ट कब पास की गई थी, उसको जो इसके तहत कंट्रोल करता है, यानी 1900, ठीक है, क्या दे रखा है, 1953 में, या 1954 में, या तुम्हारे पास क्या कर दिया गया था, ठीक है, पास किया गया था 1955 में या 1956 में। आपको एक चीज़ बताते हैं, ये देखा जाए तो जो तुम्हारे पास जो पास किया गया था एक्चुअल में 1954 में किया गया था, बट अब जब ये पास किया गया था कुछ एक साल बाद, कब तुम्हारे पास देखा जाए तो 1 जून, तुम्हारे पास देखा जाए तो 1 जून को, ठीक है, 1 जून कब, 1955 को ये आया हुआ था, क्या हुआ, आया था, यानी कम हुआ था। यदि कम कहेगा तो 1955 मारेंगे, ठीक है, अब 1955 मांगे, पास कब हुआ था, 1 साल, ठीक है, 1954 में हुआ था, 1 साल बाद इसे दोबारा कम किया गया था, ठीक है। ये हो गया आपके बारे में, ठीक, ये हो गया यहाँ से पास वो किया गया था जब हमारे यहाँ आया था, ठीक है, तब 1 साल बाद आया था। लिस्ट में तुम्हारे पास लिखा प्राइज फिक्स बाय द गवर्नमेंट के द्वारा फॉर द न्यू ड्रग्स अंडर द पैराग्राफ 6, यानी पैराग्राफ 5 के तहत देखा जाए तो ये जो सरकार होती है, सरकार किसी भी, ठीक है, किसी भी चीज़ का क्या कर देती है, प्राइस जब फिक्स करती है तो उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, रिटेल प्राइस वो प्राइस होती है जो दुकानों पर मिलती है, ठीक है, रिटेल प्राइस जो दुकानों पर मिलती है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास मैक्सिमम रिटेल प्राइस, देखिए रिटेल प्राइस में रिटेलर जो होलसेल यानी रिटेलर होता है, होलसेल की दुकान से खरीद के लाता तो उसको होलसेल जब देता तो कुछ ना कुछ मार्जिन पे देता हो, रिटेल हमसे जब बेचता तो भी कुछ ना कुछ पैसे पे मार्जिन पे बेचता होगा, तो उसका लिए फिक्स कर दिया गया जिसे मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलते हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लिखा है फर्स्ट नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन वाज द इंडिया वाज प्रिपेयर आर रिलीज इन, मतलब अपन यहाँ देखा जाए तो पहला यानी नेशनल एसेंशियल लिस्ट कब जारी किया गया था, ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा तुम्हारे पास, ठीक है, 1950, 1994, 1995, 1996, 1998। ये देखा जाए तो तुम्हारे पास 1990, ठीक है, यहाँ पर 1996 में किया गया था, क्यों, क्योंकि इसमें 276 ऐसे इसेंशियल ड्रग्स थी, इसेंशियल मेडिसिन ड्रग्स थी, ठीक है, जो इसी के अंतर्गत आती थी, अभी आप पढ़ें इसमें, ठीक, वो आती हैं। क्या दे रखा, डैश 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 मीन साइंटिफिक डिसिप्लिन एंड डेट कंपेयर द थेरेपेटिक यानी थेरेप्यूटिक वैल्यू ऑफ यानी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और ड्रग्स थेरेपी टू अनदर, मतलब उसे कहते हैं, तो उसके लिए क्या कहते हैं, उसको जानते हो, फार्माकोलॉजी, यानी तुम्हारे पास क्या देखा, साइंटिफिक होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए और कंपेयर टू थेरेपेटिक वैल्यू मतलब
ठीक है, थेरापेटिक वैल्यू को भी मेंटेन करना। वन फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, उसको क्या बोलते हैं, थेरेपेटिक पर्पज के लिए किया होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, फार्मो इकोनॉमी बोलते हैं। कहीं दिया है, फार्मको इकोनॉमी तुम्हारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास फार्मको लिखा, फार्मको डायनेमिक्स हो जाएगा, और तुम्हारे पास क्या दे रखा है जी, फार्मको काइनेटिक्स हो जाएगा, फार्मको विजिलेंस हो जाएगा। तो इस पे मार देंगे यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट में क्या दे रखा है जी, लिख रखा रूल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट द बाइंडिंग टू ऑल पर्सन इन स्टेट और नेचर दे रखा, ठीक है। उसे काल बोला जाता है, इथिक्स या ला उसे ला बोला जाता है। इसी पे सब काम रूल वगैरह सारा चीज होता है। इफ द फार्मासिस्ट इज मेकिंग अटेम्प्ट टू कैप्चर द बिजनेस फ्यू, लिखा है फ्लो, एक्चुअल में फ्लो होना चाहिए, फ्यूएल लिखा है। फार्मासिस्ट इज सेड टू बी, उसमें क्या होना चाहिए, कट थ्रोट कैप, यानी क्या लिखा है, कंपटीशन होना चाहिए, या तुम्हारे पास क्लैंडस्टाइन अरेंजमेंट होना चाहिए। कट थ्रोट कंपटीशन होना चाहिए, जिससे आप माल को आराम से बेच सकें, ठीक है। नेक्स्ट में लिखा है एग, यानी 12 वीक प्रेगनेंसी एज ए टर्मिनेटेड, मतलब 12 वीक जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, यानी कंस्टेंट इट, यानी 2 RPM बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2 RPM बोलते हैं। आर का मतलब क्या होता है, रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। कितने तुम्हारे पास सेकेंड, तुम्हारे पास देखो 2 रजिस्टर, दोबारा बोल रहे हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, तभी आप मेडिकल टर्मिनेशन करा सकते हैं, ठीक है। विदाउट रहेंगे तो नहीं करा सकते भाई। नेक्स्ट में क्या लिखा है, डैश डैश डैश, ठीक है। इज एनी डिस, यानी लिखा है लिखा है डिसइंटीटिव वर्ड्स, फेज यानी फ्रेज दे रखा, लोगो, सिंबल, डिजाइन, पिक्चर, स्टाइलिंग, और तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन वन ऑफ मोर दीज एलिमेंट, उसे क्या बोला जाता है, उसे पेटेंट बोला जाता है, या उसे ट्रेडमार्क बोला जाता है, कॉपीराइट या नन ऑफ दी, उसको ट्रेडमार्क कहते हैं। ये ट्रेड है, ट्रेडमार्क, उसको ट्रेडमार्क बोला जाता है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर नोटिफाई द न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल टेस्ट रूल 1913, सॉरी 2019 कब किया गया था, आपको बता देना चाहते हैं, वो मार्च में किया गया था। वही मार्च कब किया गया था, ठीक है, 23 मार्च, ठीक है, 23 मार्च, और किसी बुक में 25 मार्च दिया रहा था। भाई ये तो कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो दोनों नहीं होगा, इसमें एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कौन होगा, ठीक, क्योंकि एक बुक में निराली वाले पब्लिकेशन में दे रखा था 23 मार्च, और ठाकुर वाले में दे रखा 25 मार्च दिया गया। ये कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में क्या दे रखा तुम्हारे पास, लिख रखा है ब्लड बैंक यूनिट सेल हैव द मिनिमम इक्विपमेंट, ठीक है, सॉरी मिनिमम रिक्वायरमेंट फ्लोर एरिया कितना होना चाहिए, 10 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, 50 मीटर या 100 मीटर या नन ऑफ। अब देखा जाए तो ये भी कन्फ्यूजन है, क्यों, क्योंकि अभी हम आपको बताते हैं एक्चुअल में 100 नहीं दिया, गूगल करेंगे या कोई भी करेंगे तो 100 मीटर स्क्वायर देता है, बट अभी आप बुक में देखेंगे, ठीक है। ये आपका ठाकुर पब्लिकेशन का बुक है, ठीक है, 284, ठीक है, 281। देखिए साफ साफ लिखा, क्या देखिए लिखा, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द ब्लड बैंक के लिए स्पेस कितना होना चाहिए, देखो ये दिया। भाई कैसे मान लिया जाए यार, ठीक है। तो ये भाई थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप में है, एक्चुअल में 100 मीटर स्क्वायर सही ऑप्शन है, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में क्या लिख रहा है, डैश 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 इज द लिखा स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ मेडिकल वेस्टेज, उसको क्या बोला जाता है, सेफ वेस्ट का डिस्पोजल करने का मतलब प्लाज्मोलाइज, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास, मैनेजमेंट एक्ट पास कब हुआ था, आपको बता देना चाहते हैं 23 दिसंबर, कब तुम्हारे पास 23 दिसंबर 2005 को किया गया था। अब किसी बुक में 2006 उठा के डाल दिया गया। अब बताओ कैसे काम करेगा, तो 2005 में, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में नहीं दिया, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास मेडिकल डिवाइस इन्वॉल्विंग लो रिस्क लेवल और कैटेगरी अंडर, मतलब जो लो रिस्क लेवल होते हैं उसको कैटेगरी ए के, क्लास ए के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से देखा जाए तो तुम्हारे पास हम हर एक चीज़ को क्या कर दिए, पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट करके आपके सामने यहाँ से दे दिए हैं। लॉ एंड एथिक्स का पेपर सोल्यूशन 2023 का और 24 का हमने क्या कर दिया, सब कुछ सॉल्व कर लिया है, ठीक है। चलिए इसका जो हिंदी वर्जन आएगा आपको शाम को आएगा, हिंदी वर्जन, हिंदी और इंग्लिश मिक्स आप लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखा जाए गूगल भी करेंगे तो गूगल पे भी गलती रहती है, कोई सीनियर टीचर रहेंगे, ठीक है। बुक हम सब लोग क्या, हम बताओ अभी हम ज़्यादा 2-3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। बुक वगैरह हमारे पास 3-4 है, सब में देखें तो लगा अब थोड़ा थोड़ा अलग होता है। हम किसको सही माने भाई, सन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला चीज़ है, ठीक है, इसको आप प्लीज़ देख लीजिएगा,
ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।